दौड़ना क्यों जरूरी है और कहां से दौड़ना चाहिए? कौन देगा इस प्रश्न का आंसर? थोड़ा समझिए डीप में जाके और फिर आंसर दीजिए। समस्याओं की जहां पर जड़ होती है तो वहां से दौड़ना चाहिए, और इससे कि हम उनमें उलझे नहीं। समस्याओं से दूर दौड़ना चाहिए, समाधान की ओर दौड़ना चाहिए। गुड, अच्छा आंसर। और बोलिए। तो गाना जाना चाहिए जहाँ से अच्छा लगे, गाने जाके जहाँ पाँच से अच्छा लगे वहाँ पे जाओ, तभी उतना नहीं। बहुत बढ़िया आंसर। और बोलिए, खोलिए अपने दिमाग के तालों को और बोलिए। एक स्पीकर की तरह बोलिए, एक अच्छे वक्ता की तरह बोलिए। दौड़ना क्यों चाहिए और कहां से दौड़ना चाहिए? अलग अलग आंसर दीजिए अपने अपने तरीके से। मेरा आंसर यह है, पहली चीज, दौड़ना इसलिए जरूरी है कि अगर मान लीजिए आप दौड़ नहीं रहे हो, किसी दिन आपके पीछे कुत्ता पड़ गया पागल कुत्ता, और आसपास कोई बचाने वाला नहीं है, तो क्या होगा? तो जरा इमेजिन कीजिए, एक बार आंखें बंद कीजिए, जरा जोर से आंखें बंद कर लीजिए और इमेजिन कीजिए कि आप एक सुंदर से जंगल से गुजर रहे हैं। आंखें बंद करिए और देखिए आप एक जंगल से गुजर रहे हैं। आप जंगल घूमने के लिए गए थे और आप अपने ग्रुप से बिछड़ गए हैं, और अब आप चल रहे हैं जंगल से बाहर आने के लिए, और रास्ते में एक जंगली कुत्ता, पागल कुत्ता, अब आपके पीछे दौड़ रहा है। महसूस कीजिए अपने आप को, आप कितनी दूर तक दौड़ दौड़ के अपने आप को बचा पा रहे हैं। क्या आपके अंदर इतना स्टेमिना है? क्या आपका शरीर इतना साथ दे रहा है कि आप उस पागल कुत्ते से दौड़ सकते हैं, बच सकते हैं? इमेजिन करके देखिए। और अगर नहीं दौड़ पा रहे हैं तो पागल कुत्ता आपके साथ क्या कर रहा है, ये भी इमेजिन करिए। खोल लीजिए आंखें। समझ में आ गया दौड़ना क्यों जरूरी है? दूसरी बड़ी बात, क्यों दौड़ना जरूरी है? डेली दौड़िए, चाहे थोड़ा सा दौड़िए। दौड़ना इसीलिए जरूरी है कि जब हम लगातार दौड़ते हैं तो दौड़ते समय हम अपने अंदर के उस इंसान को हराना सीख जाते हैं जो बोलता है अब नहीं दौड़ सकता, अब नहीं हो सकता। एक बहुत बड़े फिलोसोफर ने यह बात कही है कि डेली दौड़िए। दौड़ने से आपका माइंडसेट डेवलप होता है कि आप समस्याओं से, परेशानियों से, बीमारियों से हराना सीख जाते हो। उस अंदर के उस आदमी को हराना सीख जाते हो जो बोलता है बस अब नहीं हो सकता। राइट? तो डेली क्या करना है? दौड़ना है। आज से अपनी जिंदगी का एक असूल बना लीजिए कि मुझे दौड़ना है, चाहे 15 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 4 मिनट, आधा किलोमीटर, लेकिन दौड़ना है। ठीक है? कहां से दौड़ना है? अभी हम दौड़ सब रहे हैं, लेकिन पैरों से नहीं दौड़ रहे हैं। कहां से दौड़ रहे हैं? मन से दौड़ रहे हैं। मन दौड़ लगा रहा है। यहीं बैठे बैठे अमेरिका पहुंच जाता है, यहीं बैठे बैठे एलन मस्क के पास पहुंच जाता है, फिर मोदी जी के पास पहुंच जाता है, फिर घर पहुंच जाता है। कितना दौड़ता है ये। अगर मन की अपन टोटल किलोमीटर की यात्रा देखें तो हजारों किलोमीटर ये दौड़ दौड़ जाता है। यहां से नहीं दौड़ना है। किससे दौड़ना है? पैरों से दौड़ना है। पैरों से दौड़ेंगे तो हमारे घुटने अच्छे रहेंगे। ठीक है? दूसरी बात, दौड़ने के साथ साथ एक चीज और करनी है, वो है पढ़ना है। रीड एंड रन, रन एंड रीड, इसे अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बना लीजिए। मैं डेली एक पेज पढ़ूंगा, आज से संकल्प लीजिए। पढ़ना क्यों जरूरी है? वो वाली बुक्स नहीं बोल रहा हूं जो आप स्कूल में पढ़ाई जा रही हैं, उसके अलावा। बोलते सर मैं तो पेपर पढ़ता हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, डेली पढ़ता हूँ। नहीं, उस पढ़ने को पढ़ना नहीं बोलते। आपको पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि आपकी लाइफ में जो भी कोई समस्या आई, आप अकेले नहीं हैं उस समस्या को झेलने वाले। उससे पहले, आपसे पहले भी हजारों लोगों की लाइफ में सेम की सेम समस्या आई थी, और उन्होंने, उसमें से कुछ खास लोगों ने उन समस्याओं को विजय पाकर उसका समाधान किसी न किसी अच्छी बुक में लिख दिया है। तो आपको दोबारा से रिसर्च करने की, साइंटिस्ट बनने की जरूरत नहीं है। बस केवल उस बुक को पढ़ना है जिससे उसका समाधान आपको रेडीमेड मिल सके। तो इसीलिए सबसे पहले अपनी घर में एक लाइब्रेरी बनाइए और अच्छी अच्छी बुक्स का कलेक्शन रखिए। मैं नहीं बोल रहा हूं 200 500 बुक,
5-10 बुक तो रखिए। जापान के अंदर एक फिलॉसफी है कि मैं अपने घर के अंदर एक अच्छी बुक का कलेक्शन रखूंगा, चाहे मैं उसे पढ़ूं या ना पढ़ूं। जो बुक आप पढ़ नहीं पाते हो लेकिन आपकी लाइब्रेरी में रखी हुई है, तो वो डेली आपसे बात करती है, थोड़ा सा आके मुझे पढ़, थोड़ा सा आके मुझे पढ़। तो जब आप कोई बुक पढ़ना चाहते हो उसको रख दो और डेली अपनी आंख के सामने रखो, वो आपको बोलेगी आना मेरे को पढ़। ठीक है। दूसरी बात, वो आपको मोटिवेट करेगी करेगी कि पढ़ो, तो कभी ना कभी आप पढ़ोगे। फिर आदत डाल दो कि एक पेज मैं डेली पढ़ूंगा। एक पेज करते करते आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपकी बुक खत्म होगी। और एक जिस दिन आपने पहली बुक निपटा ली, फिर आपको चस्का लग जाएगा कि यस, कितना जबरदस्त है। बुक आपसे बात करती है। बुक, जब हम बुक पढ़ते हैं तो केवल पन्ने नहीं खोलते हैं। बुक पढ़ते समय हम केवल ऐसे पन्ने नहीं खोलते हैं, अपने दिमाग को खोलते हैं। ठीक है। तो अच्छा अच्छी बुक का एक कलेक्शन बनाइए, परचेज कीजिए उसे, और उसके साथ एक प्यारा सा पेन और एक डायरी रखिए। उम्र के किसी भी पड़ाव में हो, चाहे आप क्लास, कौन सी क्लास में है बच्चा? फोर्थ। चाहे आप क्लास फोर्थ में हो, और आप कौन सी क्लास में है मैडम? कौन सी क्लास में है आप? आप भी तो लाइफ के स्कूल में है, लाइफ के कॉलेज में है। एग्जाम्स तो आपके भी चल रहे हैं ना। आप बताइए, ऐसा थोड़ी कि स्कूल कॉलेज में एग्जाम लिए जाते हैं, डेली आपके एग्जाम हो रहे हैं ना। और कितने एग्जाम में आप फेल हो जाते हैं, फिर आपको दुख मचता है। तो इसीलिए पढ़ना आपको भी जरूरी है। ठीक है। तो एक छोटी सी अपनी डायरी रखनी चाहिए, प्यारी सी बुक, एक अच्छा सा पेन, और कुछ बुक्स का कलेक्शन, और डेली बुक को बोलिए मैं आ रहा हूं, मैं पढ़ूंगा तुम्हें। ठीक है। लिस्ट अगर आपको चाहिए तो मैं अच्छी अच्छी बुक्स की लिस्ट आपको दे दूंगा, उसे आप रखिए। और इंटरनेट उस पर मोबाइल पे नहीं पढ़ना, स्क्रीन पे नहीं पढ़ना है, प्रिंट आउट या रिटर्न फॉर्म उसके। ठीक है। संकल्प लेते हैं आज से, बिल्कुल सर। करेंगे। राइट। राइट। प्यारी सी एक लिस्ट बनाइए और रखिए। दूसरा, अगर वो बुक रखी रहती है और आप नहीं पढ़ रहे हैं, तो भी उस बुक के अंदर की जो वर्ड्स होते हैं, उसकी जो एनर्जी होती है, वो आपके कमरे को महका देती है। भगवत गीता आप रख के देखिए अपने घर के अंदर, उसकी एनर्जी आपको मिलेगी। चाहे आप उसे पढ़ें नहीं पढ़ें, अगर पढ़ लिया तो कई गुना एनर्जी आपके माइंड के अंदर आ जाएगी। वही एनर्जी आपकी थॉट्स में आ जाएगी, आपके वर्ड्स में आ जाएगी, आपके जीवन में आ जाएगी। नहीं पढ़ते हैं तो कम से कम आपका ऑरा अच्छा होता है। राइट। मैं जब यूएस गया, कैलिफोर्निया में एक मेरे फ्रेंड जो अभी अमेजन के जुक्स में काम कर रहे हैं, अरबों रुपए कमा रहे हैं, उनको नहीं पता कितना पैसा वो कमा रहे हैं। ड्राइवरलेस कार प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, अमेजन कंपनी के टॉप मोस्ट में है। लेकिन उनके घर की मैं देखा, घर में एंटर करते ही इतनी बड़ी एक भगवत गीता रखी हुई है, फुल पिक्चोरियल वाली, स्टैंड रखा हुआ है उसके ऊपर, ऐसे पन्ने वाली। और एक एक पन्ना बोलते, मैंने क्या पढ़े? बोले नहीं, पढ़ता नहीं। तो फिर क्या करते हो? तो बोले जब चाय पीता हूँ तो एक पन्ना पलटा लेता हूँ, उसकी जो पिक्स हैं वही मुझे अच्छी लगती है। कभी भीष्म पितामह को देख लेता हूँ, कभी पांडव को देख लेता हूँ, मैं इंस्पायर हो जाता हूँ। एक उसने आदत बना के रखी, एक बड़ा सा शंख ला के रखा है। तो बोले मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाता हूँ लेकिन शंख जरूर बजाता हूँ। तो शंख बजाने से उसका लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है। वीडियो शेयर करूंगा उसका, मैं वीडियो बना के लाया था। इतना बड़ा शंख राजस्थान से कहीं से मंगवाया है, और वो डेली बजाता है उसको। यस। तो सोच के देखिए, वो लोग जो इतने बिजी नेटवर्क में है, बिजनेस बिजी वर्क में है, वो अपनी हेल्थ को कैसे ध्यान देते हैं। तो कुछ न कुछ हमें अपने लिए डेली बेसिस पे करना है, जिससे मेरी हेल्थ अच्छी रहे। पढ़ना और दौड़ना दो ऐसी आदत हैं जो आपको हमेशा हेल्दी रखेंगी। हेल्थ का मतलब केवल फिजिकल हेल्थ नहीं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल। ठीक है। तो आज का जो सेशन है उसका नाम है माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई लाइफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई हेल्थ माई प्रायोरिटी। तो आज हमने शुरुआत की थी गोपाल दुलानी जी के साथ। गोपाल दुलानी जी से पूछा कि क्या आप समझते हैं? तो एक बार फिर से बोलूंगा, गोपाल जी जरा एक बार फिर से आके बोल दीजिए सामने में। एज ए स्पीकर आप बहुत अच्छे वक्ता भी हैं, बहुत अच्छे फाइनेंशियल प्लानर भी हैं। अपना थोड़ा सा इंट्रो भी दे दीजिए ताकि लोग आपके बारे में जाने। मेरा नाम गोपाल दुरानी है, मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात जैसे सर कर रहे हैं, तो नेचुरली होता है यंग एज में हम लोग ब्लेम कर रहे होते हैं दूसरों को। तो
मेरी फैमिली की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी, मुझे लगता था कि मेरे फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे अंकल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और somehow इट वाज नॉट दैट गुड। तो बहुत समय बाद मुझे रियलाइज हुआ कि किसी और को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा, और मुझे खुद एक्शन लेना होगा। और जैसे डॉक्टर साहब हैं, वैसे ही एक समझिए कि अच्छे सज्जन व्यक्ति के साथ जब मैं बैठा, काउंसलिंग हुई, तब मुझे समझ में आया कि मैं जो है अप्रोच जो है और थॉट प्रोसेस है वो गलत है। देन आई स्टार्टेड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसके ऊपर काम करना तो बाद में चालू किया। सबसे पहले मन में बहुत शांति आई, मन में बहुत सुकून आया कि मतलब एक्शन के लिए भी प्रेरित हुआ मैं। और शांति नाम की जो चीज है वो सबसे पहले आई, क्योंकि जब हम दूसरों को ब्लेम करते हैं तो मन में चिंता और कॉन्फ्लिक्ट रहता है, और उसके कारण क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत खराब होती है। देन आई स्टार्टेड टेकिंग एक्शन, एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। लेकिन सबसे पहला उसका एक्शन था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, कि मुझे अगर मेरे पास कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, और मैं ही उसके ऊपर एक्शन लूंगा, दूसरा कोई नहीं लेगा। यस सर, बहुत बढ़िया, शानदार, तालियां। और इसका एंड रिजल्ट ये हुआ, इन्होंने अपनी फाइनेंशियल, अपनी इकोनॉमिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, और आज लोग इनके ऊपर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं फाइनेंस की। मैंने अपनी फाइनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको देके रखी है कि मुझे नहीं पता, मेरे पास जितना एक्स्ट्रा फंड रहेगा मैं आपको दे दूंगा, आप देखिए कहाँ इन्वेस्ट करना है और कैसे करना है। क्यों? क्योंकि उनका ट्रस्ट, उनका विश्वास जो इन्होंने जीता लोगों के लिए। समझ रहे हैं बात? तो जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लाइफ की लेते हैं तो दूसरे लोग आपको देख रहे होते हैं, और लोग फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देने से हिचकिचाते नहीं, यानी आपका ट्रस्ट बनता है, आपकी ब्रांड वैल्यू बनती है। दूसरी तरफ जो ब्लेम देते रहते हैं, उसको भी लोग देख रहे होते हैं कि मेरी लाइफ में डॉक्टर को मैं ब्लेम दे दूं, इसने मेरी हेल्थ बिगाड़ दी। मेरी लाइफ में मैं अपने मम्मी पापा को ब्लेम दे दूं कि उसकी वजह से आज मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। मैं अपने प्रदेश को वो दे दूं कि छत्तीसगढ़ टाइप की छोटी जगह पे रहता हूं, इसीलिए मेरा काम नहीं चल रहा है। सरकार को ब्लेम दे दूं कि इसने मेरी जिंदगी हल बना के रखी है, अपने इनकम टैक्स जीएसटी लगा के रखा है। ये सब करने से कुछ नहीं होगा, बस चिड़चिड़ाहट मचेगी, फ्रस्ट्रेशन आएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और गुस्सा बढ़ेगा और बीमारियां बढ़ेंगी। और लोग भी आपको देखेंगे कि ये आदमी किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, ये चिड़चिड़ ही करता है। दूसरी तरफ लीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब मेरी लाइफ में कुछ भी गड़बड़ हो जाए और उसके लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल हो, लेकिन मैं उसे बदलने की क्षमता रखता हूं, यह है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो लीजिए अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड। दूसरी चीज, कई बार हम बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के चक्कर में एक चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाते हैं। वो क्या है? हेल्थ। हेल्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें समझ में आती है हेल्थ की, लेकिन हमारी प्रायोरिटी नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, बोलते हैं कि चलो थोड़ा सा भी पहले पैसा कमा लेते हैं, फिर बाद में हेल्थ के ऊपर देखें। थोड़ा सा अभी शादी ब्याह में चले जाते हैं, फिर बाद में हेल्थ को देखेंगे। थोड़ा सा अभी कैरियर बना लेते हैं, फिर हेल्थ को देखेंगे। थोड़ा सा जिम्मेदारियां निभा लेते हैं, फिर हेल्थ को देखेंगे। और करते करते फिर देर हो जाती है। और एज ए डॉक्टर मेरा अनुभव यह है कि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति तब तक गंभीर नहीं होते जब तक उनका स्वास्थ्य गंभीर नहीं हो जाता। सही। और जब गंभीर हो जाता है, फिर वो इतने गंभीर हो जाते हैं कि पूरा जीवन गंभीरता के साथ बिताते हैं, और उस समय उन्हें लाइट मोड पे जीने की जरूरत है। समझ रहे हैं ना बात को? जब सीरियस होना था तब हुए नहीं, और जब स्वास्थ्य सीरियस हो गया, अब सीरियस होकर अपने स्वास्थ्य को और बिगाड़ रहे हैं। अब उन्हें लाइट मोड में जीना है कि जो हो गया हो गया, मैंने ही किया, अब तो मैं इसको ठीक भी कर सकता हूं। फिर वो डॉक्टरों के, हॉस्पिटल्स के, लैब के और मेडिकल स्टोर के चक्कर काटते हैं। एक आम इंसान, रिसर्च बताती है कि 1/3 हिस्सा डॉक्टर, हॉस्पिटल, पैरामेडिकल स्टाफ, मेडिसिन की दुकान, इन सब में बिताता है। और अगर इस 1/3 हिस्से के का मात्र 10%, 1/10, 1/3 का भी 1/10 वो अपने ऊपर काम करने में बिता देता, तो उन्हें कभी उस डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये जो बचा हुआ समय होता, उसमें वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को और अच्छा कर सकता। तो प्रायोरिटी का मतलब है कि मुझे हेल्थ को कौन से नंबर पे रखना है। कौन से नंबर पे रखते हैं आप अपनी हेल्थ को अपनी प्रायोरिटी में? बस पक्का ऐसे दिल से बोलिए। लास्ट में रखते हैं। सच अपने आप से बोलिए। बोलिए शर्मा जी, कौन सा नंबर है आपका? 1 से 10 के नंबर में आप अपने आप को, हेल्थ को कौन से नंबर पे रखते हैं?
क्योंकि मैं आज 65 साल का हूँ ना, तो आज तो मेरी प्रायोरिटी है। हाँ, पहले तो नहीं थी। पहले नहीं थी। खाना और एंजॉयमेंट, खेलना कूदना सब था। और हेल्थ सोचते थे अपने आप आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी। आज ऐसा लगता है कि नहीं, हेल्थ के लिए ही काम, सुबह उठते हैं तो हम हेल्थ के लिए काम करते हैं, और दिन भर खाते भी हैं तो हेल्थ के हिसाब से खाते हैं। तो आज तो फर्स्ट प्रायोरिटी। आज फर्स्ट प्राइज है। लेकिन इस बात का भी पछतावा है कि काश पहले अगर इस नंबर 1 पे रख लिए होते तो आज बहुत कुछ बदल सकता राइट था। कौन से नंबर पे रखे हैं? पहला नंबर, पहला, दूसरा, तीसरा तीसरा नंबर। सच सच बोलना ज्यादा जरूरी है। आप दूसरों को दिखाने की नहीं बोल रहे हैं, अपने अंदर को बोल रहे हैं कि मैं कितने नंबर पे रखा हूं। बोलो बेटा। थर्ड, फोर्थ, सेकेंड। पहली क्या? बोलिए, फर्स्ट क्या? पढ़ना है कुछ और? कैरियर या कुछ और? पढ़ाई। गुड। आप कौन से नंबर पे रखे हैं माता जी? पक्का? बोले अब तो मजबूरी आ गई है, दूसरे चल नहीं रहे हैं तो रखना ही पड़ेगा। अब ये समझना है कि क्या नंबर 1 पे रखने की भी जरूरत नहीं है, बस आप ये रखिए हेल्थ मेरी प्रायोरिटी है। जब आप इस बात को मान लेते हैं कि हेल्थ मेरी प्रायोरिटी है, उसको साथ में लेके चलिए ना, नंबर 1 पे रखने की जरूरत ही नहीं। साथ में लेके चल सकते हैं सारी प्रायोरिटी के साथ। समझ रहे हैं कैसे? साथ की अप्रोच क्या है, उसमें क्या करना है कि आपको पहले ये बोलना है माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी और माई हेल्थ माई प्रायोरिटी। फिर अब आपको ये करना है हेल्थ मतलब क्या है। 3 मोड है, एक है हेल्थ, एक है डिजीज, एक है हेल्थ और एक है वेलनेस। 3 वर्ड्स के साथ आपको जोड़ रहा हूं, डिजीज, हेल्थ और वेलनेस। डिजीज मतलब क्या? बीमारी। डिजीज की नई डेफिनेशन है डिस्टरबेंस इन इजीनेस। कहां की इजीनेस? जनरली हम बॉडी में डिस्टर्ब होते हैं तभी हम बोलते हैं बीमार हो गए। नो, डिस्टरबेंस इन इजीनेस ऑफ माइंड, देन डिस्टरबेंस इन इजीनेस ऑफ बॉडी। हमेशा याद रखिएगा, बीमारी पहले मन में आती है फिर शरीर में आती है। तो पहले मन डिस्टर्ब होता है फिर बॉडी डिस्टर्ब होती है, जिसे हम कहते हैं डिस ईज, डिस्टरबेंस इन इजीनेस। अगर हम मन की डिस्टरबेंस को ठीक कर लें तो वो बीमारी, डिजीज बॉडी में नहीं आएगी। 95% बीमारियां मन में पैदा होती हैं और भुगतना शरीर को पड़ता है। मन शिकारी है और बॉडी शिकार है। तो इस मन के शिकारी से अपने बॉडी को बचाइए। ये डेली शिकार कर रहा है आपके बॉडी का। थोड़ी सी किडनी खा जाता है, थोड़ी सी लीवर खा जाता है, थोड़ी सी रोशनी खा जाता है। समझ रहे हैं ना बात को? थोड़ा सा लीवर किसको देके आते हैं? जोमेटो वालों को देके आते हैं। थोड़ी सी किडनी हम स्विगी वालों को दे आते हैं। थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक वालों को दे आते हैं स्टमक, थोड़ा थोड़ा करके। लेकिन अगर अभी मैं कहूं कि आप अपना लीवर देंगे क्या मुझे? नहीं देंगे। मैं बोलूंगा कि ब्लैंक चेक ले लो, तब भी नहीं देंगे। 2 करोड़ ले लो, नहीं लेंगे। कोई नहीं देना चाहता अपने ऑर्गन्स। लेकिन हम थोड़े थोड़े 0.001 मिलीग्राम डेली दे रहे हैं। किसको? बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज को डोनेट कर रहे हैं। लिख के दे दो आप कि मैं डेली शपथ लेता हूं, थोड़ी थोड़ी किडनी, थोड़ा थोड़ा लीवर, थोड़ा थोड़ा हार्ट डोनेट करते जाऊंगा, और जब तक कि पूरा खत्म ना हो जाए तब तक मुझे डोनेशन की जरूरत ना पड़े। मैं प्रतिज्ञा लेता हूं। ठीक है? तो आज से प्रतिज्ञा क्या लेनी है कि मैं डेली बेसिस पर जो थोड़ा थोड़ा डोनेट कर रहा हूं वो डोनेशन को बंद करूंगा। ठीक है ना बात? माई किडनी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई लीवर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है? फिर दूसरी चीज, जब बीमार हो जाए तो फिर कोसना नहीं है उसको। फिर हम किडनी को भी कई बार कोसते हैं, लीवर को कोसते हैं, हार्ट को कोसते हैं, साला काम नहीं कर रहा है यार ठीक से। 10 लोगों को जा जाके बताते हैं मेरी किडनी में ये प्रॉब्लम आ गई, काम ही नहीं कर रहा, इतना दवाइयां खाली, क्रेटिनिन बढ़ा के रखिए। किसको कोसना है? कोसना है तो अपने आप को कोसिए कि मैंने किडनी की वाट लगाई है, किडनी ने आपकी वाट थोड़ी लगाई है। और किडनी को प्यार कीजिए। सुनो बच्चा,
अच्छे से काम करना, गलती हो गई मेरे से, अब ठीक कर। सही। ये वैसा ही है कि जैसे मान लो एक बच्चा है, उसको आप डेली जाके, वो आपके पास आता था आपको जब आप ऑफिस से जाते थे, और उसके बाद आप वो आपसे प्यार करना चाहता था, लेकिन आप दो झापड़ मार के बात कर, बट यहाँ से अभी काम करना है। अब एक टाइम ऐसा आया कि वो आने की दूर हो गया, अब बल्कि आपको वो तंग करता है, जैसे ही आप आते हो आपका वो कार पे स्क्रैच मार देता है, किसी दिन आपका मोबाइल का चार्जर छुपा देता है, किसी ने आपके पेपर फाड़ देता है। अभी आपके लिए क्या हो गया, परेशानी का सबब बन गया। अब आप दूसरों को बोलते हो कि मेरा बच्चा जो है ना, साला बहुत बदमाश हो गया, समझ रहे हो ना, उसको सुधार ग्रह में डालने की जरूरत है। प्रॉब्लम किस में थी, हमारे में। ऐसे ही अपन बॉडी के साथ कर रहे हैं, पहले थोड़ा थोड़ा उसको डेली डांटते हैं, फिर वो जब खत्म हो जाता है तो फिर अपन उसको और पीटना शुरू करते हैं। अब क्या करना है, प्यार से बोलना है, मैं समझ गया गलती मेरी थी, अब ठीक हो जाए। तो कुछ नहीं है, आपकी इस रिपोर्ट में थोड़ा सा ये दिल जो है आपसे परेशान है, उससे बात करनी है, और जब आप बात करेंगे दिल से तो दिल आपसे बात करेगा। समझ रहे हैं ना, बहुत सारे लोगों को आपने इसमें बिठा के रखा है, उनको रिलीज कर दो, जाने दो थोड़ा थोड़ा। बहुत सारे लोगों को हम दिल में बिठा लेते हैं इस तरीके से, कुछ को प्यार के तरीके से और कुछ को नफरत के तरीके से, है ना। तो ये जगह बिठाने के लिए नहीं है, इसके अंदर ब्लड रहना चाहिए और इसमें पंपिंग होनी चाहिए। ना प्यार में बिठाना है, ना ही नफरत में बिठाना है। मान लीजिए आपके घर में कोई चोर आ जाए, हाँ जी आपसे पूछ रहा हूँ, आपके घर में एक चोर आ गया, ठीक है, रात को उसने चोरी वोरी कर, पकड़ लिया आपने उसको, अब पकड़ के आपने बाथरूम में बंद कर दिया, खूब पीटा पीटा उसको और पकड़ लिया और सारा सामान वापस ले लिया और पीट के रख दिया अंदर, तो अगले दिन सुबह उठ के क्या करोगे, पुलिस कोई देंगे तो पुलिस को देंगे ना। ऐसा तो नहीं कि बोलोगे जान दे पुलिस को, अब तो डेली मैं इसको यहीं तो रात को पीटा करूंगा, है ना, तो ऑफिस जाऊंगा और फिर आके इसकी फिर धुलाई करूंगा, है ना। तो जब हमको पता है कि चोर घर में रखना ठीक नहीं है, तो उसे एक बार पीट लो, दो बार पीट लो, फिर क्या करो। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, जो हमारे साथ बुरा करता है अपन उसको क्या करते हैं, पीटते भी हैं और पीट के यहाँ पे रख लेते हैं, डेली पीटेंगे इसको यहाँ पे, ठीक है। और जब डेली यहाँ बिठा के रखते हो, फिर ऐसे बहुत सारे लोगों को बिठा बिठा के यहाँ जेल में बंद कर देते हो, और फिर क्या, ये भारी हो जाता है, ठीक है। अब आप बहुत सारे चोर जो भी आते जा रहे हैं सबको बाथरूम में बंद करते जा रहे हो कि इनको डेली रात को पीटा करूंगा आगे, क्योंकि आपको मजा आता है पीटने में। तो एक दिन अगर वो सारे चोर मिल गए, दरवाजा तोड़ दिए तो बाथरूम का, तो ऐसे ही यहाँ पर ये सारे इकट्ठे हो गए, तो फिर वो कोई मिट्रल वाल को खोल देगा, कोई कॉर्नरी आर्टरी में ब्लॉकेज पैदा कर देगा। तो क्या करो, डेली का देखो इसमें कोई बैठा तो नहीं है, और बैठा है तो उसको निकालो, ऐसा वाला नहीं, ऐसे वाला। प्यार में भी ज्यादा लोगों को बिठाना नहीं है, बहुत ज्यादा बिठाना नहीं है, नॉर्मल रहो, ना अभाव में ना प्रभाव में, अपने स्वभाव में। प्यार में भी बहुत ज्यादा लोगों को बिठा बिठा के फिर वो परेशान करेंगे, जब तक प्यार कर रहे हैं तब तक ठीक, और जब प्यार नहीं करेंगे तो फिर सबसे ज्यादा, तो बोलते हैं ना, मेरी तो कश्ती भी वहीं डूबी जहां पानी कम था, मुझे तो अपनों ने लूटा गैरों ने कहा दम था। तो ये जो अपने अपने मतलब क्या, हम खुद ही उन्हें प्यार करते हैं, फिर बिठाते हैं और फिर उनको डेली पीटते हैं। तो यार अच्छा है कि किसी को अपना बनाओ ही नहीं, सही। अपन मतलब अपन, खुद, खुद के साथ जो, और जो आदमी खुद से प्यार नहीं करता, खुद के साथ इंजॉय नहीं करता, उसे दूसरों की जरूरत होती है। समझिएगा इस बहुत बड़ी बात। अगर आपको अपनी कंपनी अच्छी लगने लग गई तो फिर आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग लगातार मेडिटेशन करते हैं, ये देखने को मिलता है कि वो लोग एकांत पसंद करते हैं। एकांत मतलब वो खुद को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। करके देखिएगा एक बार, किसी दिन रेस्टोरेंट में जाइए, अकेले बैठ के खाना खाइए, किसी दिन किसी कैफे में जाइए, एक चाय या कॉफी का ऑर्डर दीजिए और अकेले पी के देखिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पीते पीते देख रहे हो यार लोग क्या सोचेंगे, मैं अकेला पी रहा हूँ, कोई है नहीं। अकेले इंजॉय करके देखिए अपने आप को, किसी गार्डन में अकेले बैठ के देखिए, और मॉल के अंदर बैठ जाइए की जगह पे ऐसे, और देखिए लोगों को ऐसे, बस उनके पागल बंदर को देखिए जो माइंड के अंदर चल रहा है, और अपने आप को देखिए। करके देखिए, जब छोटी छोटी प्रोसेस है ये बदलाव लेके आती है, समझ में आता है कि मेरा स्वास्थ्य मेरी जिम्मेदारी, और स्वास्थ्य मतलब स्वयं में स्थित, स्वास्थ्य मतलब स्वयं में स्थित, जो अपने साथ जुड़ा हुआ है वो कभी बीमार नहीं हो सकता।
जो हमारा शरीर है ना, वो हमको सिग्नल देता है, हर छोटी छोटी चीज का सिग्नल देता है कि मैं ठीक चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं, लेकिन अपन उसके साथ जुड़ते ही नहीं। जैसे बच्चा आपको डेली बता रहा होता है कि पापा मेरे को प्यार की जरूरत है, लेकिन आप दे ही नहीं रहे हो उसको। आप भागो साले, मैं बाद में देखूंगा तेरे को, अभी मेरा ये काम पड़ा हुआ है, अभी मेरे को वहां जाना है। फिर वो बच्चा बड़ा हो गया, अब बोला पापा टाटा बाय बाय, हो गया अब मेरा जिंदगी खत्म। तो ऐसे ही आपके साथ है। जब ये शरीर, आपको किडनी बता रही थी कि भाई थोड़ा सा प्रॉब्लम है, पेट बता रहा था थोड़ा सा दर्द हो रहा है, उसी समय ध्यान दो। और बीमार ध्यान देने का मतलब ये नहीं कि डॉक्टर के पास जाके उसको दवाइयां खानी है, उसी समय ध्यान दो कि मेरे को ठीक करना है, इसकी वोल्टेज गड़बड़ा गई है, इसको ठीक करना है, फिर देखो मस्त हो जाएगा। तो डेली 10 मिनट अपने शरीर के साथ बात करनी है, ऐसे लेट जाओ चेयर पे, मस्त पूरे पैर की उंगली से लेकर सिर के बाल तक पूरे शरीर को फील करो, कहाँ एबनॉर्मेलिटी लग रही है, कहाँ पे झुंझुनाहट है, कहाँ पे दर्द है, कहाँ पे बेचैनी है, कहाँ पे घबराहट है, सारी चीजें ढूंढो। बॉडी स्कैनिंग मैकेनिज्म बोलते हैं इसको। और रिलीज करो, पहले प्यार करो, जहां पर भी दर्द है वहां बोलो शांत, इस दर्द को बोलो शांत हो गया, मैं समझ गया हूं यहाँ प्रॉब्लम क्या है, मैं ध्यान दूंगा। दूसरा, देखो वहां पे कोई इमोशन तो नहीं जमा हो गई है। कई बार बहुत सारी इमोशंस जो गलत डायरेक्शन में होती हैं, सबकॉन्शियस माइंड से शरीर में जमा हो जाती है, और वहीं पे दर्द होता है, वहीं पे घबराहट, वहीं पे बेचैनी, वहीं पे अनइजीनेस, डिजीज, डिस्टर्बेंस इन इजीनेस। उसको ऐसे ऐसे सहलाओ और फिर निकालो बाहर, ऐसे बाहर निकालो और रिलीज करो कि कोई भी इमोशन अगर यहाँ है तो मैं इसे बाहर निकालता हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू, ये 4 वर्ड बोलिए, और 5 दिन लगातार करके देखिए, 6वें दिन पेन गायब हो जाएगा। क्योंकि इमोशनल एनर्जी वहां पे स्टोर हो गई थी, जो धीरे 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 करके बाद में डिजीज लाने वाली थी। जब तक वो दवाइयों की जरूरत पड़ेगी उससे पहले उसे ठीक कर दो। कुछ इस तरह से जिंदगी को माफ कर दिया, किसी से माफी मांग ली और किसी को माफ कर दिया। तो डेली बेसिस पे अगर आपको हार्ट अटैक से बचना है, तो डेली बेसिस पे ये बोल के सो, कुछ इस तरह से जिंदगी को आसान कर दिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया, माफ करता हूँ, माफ करता हूँ, माफ करता हूँ, और माफी भी मांग। अगर ऐसा कोई करेगा तो कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा। आप कितना भी कोलेस्ट्रॉल खा लो तो भी बच जाएगा। ऐसे ऐसे लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है जो कार्डियक वर्कआउट करते हैं, जो प्लेयर हैं, गांगुली, कैसे हार्ट अटैक आ गया? क्या उसकी डाइट ठीक नहीं होगी? क्या उसको नहीं पता कि कोलेस्ट्रॉल चेक नहीं कराता होगा? सही बात। फिर अभी मेरे एक दोस्त 2000 किलोमीटर चल के आया, साइकिल चला के आया, रेस में पार्टिसिपेट, कश्मीर से कन्याकुमारी, और बढ़िया। रास्ते में उसको नी इंजरी हो गया, पैरों में चोट लग गई, तो उसके डॉक्टर्स ने और कहा कि नहीं आगे मत जाओ, नागपुर के आगे मत जाओ, आगे फिर परमानेंट इंजरी हो जाएगी। तो उसने डिसीजन लिया, उसके घर वालों ने डिसीजन लिया कि नहीं, हम ब्रेक कर लेते हैं बीच में। आने के बाद पैर वैर का थोड़ा ठीक ठाक किया, हार्ट अटैक आ गया। अरे, जाने से पहले पूरा फिजिशियन चेकअप करवा के गए थे। कैसे हो गया? क्यों? क्योंकि बात दिल में बैठ गया कि मेरी रेस पूरी नहीं हुई। एकदम राइट, राइट। फिर बाद में हम दोस्तों ने उसके साथ बैठ के समझा, उसने भी समझा अपने आप को। कहते हैं ना, दिल खोला होता अगर यारों के साथ तो नहीं खोलना पड़ता औजारों के साथ। तो ये सारी छोटी छोटी बातें जो बोली गई हैं, इसे डीप लेवल पे समझना है, केवल शेरो शायरी और ताली बजाने के लिए नहीं है। तो फिर वापस कह रहा हूं, माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई हेल्थ माई प्रायोरिटी। तो नंबर 1 प्रायोरिटी नहीं बनाना है, लेकिन सारी प्रायोरिटी के साथ हेल्थ को एक प्रायोरिटी बना के रखना। कुछ भी करूंगा मैं अपने आप को हेल्थ को प्रायोरिटी में रखूंगा। अब दोस्तों के साथ बैठे हो, बोले कि सनी सर ने कहा था दोस्तों के साथ बैठना है, तो रात को 12 बजे चलो, जाम पे जाम, और दोस्त पे दोस्त, और अगले दिन सवेरे उठ के फोन करा, सर खूब दिल खोला। अच्छा, कहाँ दिल खोले? दारू के साथ दिल खोला, ढक्कन के साथ दिल खोला। अच्छा, और कितने बजे सोए? सर 3 बजे सोया। तो अभी कितने बजे हैं? बोले सुबह के जिम मिस हो गई। ये दिल खोलना नहीं है, समझ रहे हैं ना? तो अपने 2-4 दोस्त ऐसे रखो जो आपके जैसे हो, जो आपकी फीलिंग्स को समझते हो, और उसके साथ शेयर कर दो जो बातें दिल पे लगी हुई। और ये उल्टा लोग बोलते हैं दिल खुलना नहीं है, उसमें क्या है? उसमें दारू खुलती है, चिकन खुलता है, कोलेस्ट्रॉल खुलता है, फिर रात बर्बाद होती है, और 10 लोगों की नेगेटिविटी होती है, उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, और दिल में भड़ास लेके आ गए। सही, खोले नहीं और भर के आ गए।
तो दिल खोलने का मतलब ऐसा नहीं है, उसमें कुछ ऐसे आपके दोस्त होने चाहिए। तो अपना एक पीयर ग्रुप ऐसा जरूर होना चाहिए, चाहे वो दोस्त हो, चाहे आपकी फ्रेंड हो, चाहे आपकी वाइफ हो, चाहे बच्चे हो, कोई भी हो। आपके पास दो चार लोग ऐसे होने चाहिए जिसको मैं कहता हूँ इमोशनल बैकअप, जिसके सामने आप रो भी सको, जिसके सामने आप अपने दिल की बात बता भी सको, चाहे कुछ भी हो। सोचिए क्या आपके पास है ऐसे? अगर है तो भगवान को धन्यवाद दीजिए, और नहीं है तो खोजिए। और अगर कुछ भी समझना है तो पॉजिटिव एल्जोन की मदद लीजिए। पॉजिटिव एल्जोन आपका एक अच्छा दोस्त है जो आपकी सारी इमोशंस को ठीक कर सकता है। आप यहाँ पे आके कुछ भी बोल सकते हैं, हम किसी के बारे में जजमेंट नहीं होते, जजमेंटल नहीं होते। क्लियर? अगर ये सब नहीं करेंगे तो स्ट्रेस आएगा, तनाव आएगा, और तनाव को फिर हटाने का कोई ना कोई रास्ता दिमाग सोचता है। तो जितने भी बैड हैबिट्स हैं, ड्रिंक करना, स्मोकिंग करना, ड्रग्स लेना, ये सब क्या है? ये माइंड का एक अल्टरनेटिव तरीका है स्ट्रेस को मैनेज करने का। दिमाग को पता है कि आदमी स्ट्रेस बहुत ले लिया, प्रेशर बहुत बन गया है, अब अगर ये नहीं करेगा तो इसको हार्ट अटैक आ जाएगा, कुछ बड़ी बीमारी आ जाएगी। तो वो उसको हटाने के लिए एक रास्ता सुझा देता है, चल तू इस रास्ते में चल। रील देखना भी उसमें आ गया। रील देखना भी उसी में आ गया। अल्टीमेटली वो रील नहीं देख रहा है, वो रिलैक्स होना चाहता है, और रिलैक्स होने का उसे तरीका पता नहीं है। वो रात भर वो जब माइंड चलना शुरू हो जाता है, बोलना शुरू करता है, तेरे से कुछ नहीं होगा, तू साला फालतू है, तूने जिंदगी में ऐसा कर दिया, लोग ऐसे हैं। आप उन बातों को बंद करना चाहते हो, और उन बातों को बंद करना आपको आता नहीं, और इसीलिए आप ड्रिंक लगा के सो जाते हो। लेकिन जब तक ड्रिंक का असर रहेगा तब तक ये बंद रहेगा। ड्रिंक के बाद फिर वो तो और खतरनाक तरीके से बोलेगा, तूने रात को मेरे को सुलाया था, ऐसी कम तैसी रही, तू कैसे मेरी बात नहीं सुनेगा? फिर सवेरे उठ के फिर पीना पड़ता है। जब भी वो जाग गया तो फिर बोलेगा। तो इससे अच्छा है कि उससे बात करो ना भाई, बोल तू क्या बोलना चाहता है, और उसको समझा कि तेरी ये जो फालतू की बकवास है ये सुनने के लिए नहीं बैठा। तू बोल रहा है ना कि मेरे से कुछ नहीं होगा, चल बोल लिया, तू शांत रहे, अब मैं तेरे को करके दिखाऊंगा। प्रूव देम रॉन्ग। उस माइंड को प्रूव गलत करके दिखाओ कि तुम गलत हो। जब भी आपको कोई बोले कि ये आप नहीं कर सकते, चाहे वो आपका माइंड ही क्यों ना हो, आप मुस्कुरा के जवाब दो माइंड को भी कि हाँ ठीक है तूने बोल लिया, मैं बोलता नहीं हूं, करके दिखाता हूं। उसको करके दिखा दो, चुप हो जाएगा, और ऐसा फिर वो ताली बजाएगा आपके लिए कि वाह तूने करके दिखा दिया। एक्शन लेके नशा करना है तो मेडिटेशन का करो। जो नशा मेडिटेशन में है वो किसी चीज में नहीं। नशा तो ला अपने किरदार में ऐसा कि पानी पे हाथ फेरे और दारू बन जाए। समझे? नशा तो ला अपने किरदार में ऐसा कि पानी पे हाथ फेरे और शराब बन जाए। तो किरदार का जो नशा है वो अगर आपके अंदर आ गया, आपके किरदार में नशा आ गया, तो लोग बहकेंगे आप। मेडिटेशन किस तरह से करना चाहिए? यही तो सीखने के लिए आप यहाँ आए, स्वागत है आप। यस सर। तो ये सारी चीजें जो मैं कह रहा हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। हम भी ड्रिंक करते थे मेडिकल कॉलेज में, पहले नहीं करते थे, मेडिकल कॉलेज में सिखा दिया दुनिया ने, फिर समझ में आया कि ये नशा ठीक नहीं है, क्योंकि ये लीवर को लेके चला जाएगा धीरे धीरे। मैं थोड़ा थोड़ा डेली लीवर डोनेट कर रहा था ड्रिंक। फिर मेरे को समझ में आया कि नहीं, बस फिर एक दिन सोचा, तो एक दिन सोचा मतलब एक सेकंड सोचा और बंद, बंद मतलब बंद। यस। फिर ये नहीं होता कि 2 दिन में छोड़ूंगा, 10 दिन में छोड़ूंगा, 1 साल में छोड़ूंगा, वो सब फिर आप अपने मन को बता रहे हो कि आप कमजोर आदमी हो। आपका मन, आपका माइंड और आप दो अलग चीज हो, एक नहीं हो। आपके मन को अपने अंदर एक ऐसा आदमी देखो कि वो आपको देख रहा है, वो आपसे सुन रहा है, वो बोलता तेरे से नहीं होगा, तू कायर है, कमजोर है। समझ रहे हैं? और आप बोलो यहाँ मुस्कुरा, मैं बोलता नहीं हूँ, करके दिखाता हूँ। और फिर मन को समझ में आ जाता है कि हाँ साला ये आदमी बहुत खतरनाक है, इससे पंगा नहीं लेना। एक बार कमिटमेंट कर दी तो कर दी, फिर मैं अपने मन की भी नहीं सुनूंगा। सर ऐसा ऐसा व्यक्ति है कि प्रॉब्लम है, अंदर से है, अपने बहुत निवेश लोगों से भी बोलने में संकोच करता है, या परिस्थिति ऐसी बन जाती है जिनसे संबंध वो अधिकांश लोग अपने प्रॉब्लम से उसके पास पहुंच जाते हैं और उनका सॉल्यूशन करता है मानसिक रूप से, लेकिन अपने प्रॉब्लम रख नहीं पाता है। यस। उसके लिए क्या होता है? 2 तरीके हैं, या तो आप अपना एक ऐसा साथी ढूंढ लो, नहीं मिल रहा है ना तो खुद के साथी खुद बन जाओ। पहला तरीका जर्नलिंग, कॉपी पेन लो, लिख डालो। सॉल्यूशन पता हो नहीं पता हो, भड़ास तो निकाल दो। भड़ास नहीं निकालोगे, यहां पर ये नीलकंठ बन जाएगा, थायराइड हो जाएगा।
थायराइड फीमेल्स को ज्यादा होता है, और इसीलिए होता है कि सारा यहाँ भरे रहते हैं। भगवान शिव पी लिए, वो तो भगवान शिव थे इसलिए नीलकंठ हो गए। हम पियेंगे तो साला क्या होगा, थायराइड हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो डेली निकालना जरूरी है। यहाँ पे निकालो पेपर पेन। दूसरा, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है ना, मेडिटेशन करो और भगवान से पूछो कि मेरे पास ये प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन तू बता। या तो सॉल्यूशन आपको बोल के बताएगा, आपको आवाज सुनेगी, या आपके साथ सामने सॉल्यूशन आ जाएगा किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी तरीके से। वो खुद नहीं आएगा, भगवान आके दर्शन नहीं देंगे, ले बेटा तू ये कर, उसके पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन वो कोई ना किसी को भेज देंगे आपके लिए सॉल्यूशन पाने के। नहीं सर, अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन सॉल्यूशन जैसा आप बोल रहे हैं ना, स्वाभाविक तौर पे आता है। कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए परेशानी महसूस होती है, लेकिन फिर उसका हल अपने आप ही कहीं ना कहीं से आता है। तो फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ, तीन हेल्थ हैं। फिजिकली इतना फिट होना है कि कुत्ता भी पीछे पड़ जाए तो मैं अपने आप को बचा सकूं। पहला टारगेट, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डेली थोड़ा थोड़ा दौड़ना पड़ेगा, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। किसी भी एज में हो, कुत्ता तो किसी भी एज में पढ़ सकता है। कुत्ता थोड़ी बताएगा कि भाई आप बूढ़े हो तो मैं आपके पीछे नहीं पढ़ूंगा, कोई कंसेशन नहीं देता। ठीक। दूसरी चीज, अपने आप को मेंटली इतना स्ट्रांग बनाना है कि माइंड आपसे ना जीत पाए, आप माइंड से जीत जाए। क्या कहा कि माइंड आपसे ना जीत पाए, आप माइंड से जीते। आप माइंड से काम करा सके जैसा आप चाहते हैं, ना कि माइंड आपसे काम करा सके कि जैसा वो चाहता है। इट्स बिटवीन यू एंड योर माइंड। आप और अपने माइंड को एक चीज ना माने, दो मान लें। आप क्या है, आप अलग हैं और माइंड अलग है। आप क्या हैं, हु यू आर। आप एक फिजिकल बॉडी हैं, आप एक प्राणमय कोश हैं, 3,52,006 नाड़ियां। आप एक बुद्धि हैं, आप एक आत्मा है, और मन कितना है, एक। तो आप कितने हैं, चार। पांच चीजें आप हैं, और अब वो क्या है, एक। तो जीत किसकी होनी चाहिए, पांच की, जबकि जीत किसकी होती है, एक की। तो इसका मतलब ये है कि आपने बाकी चार चीजों को जाना ही नहीं। तो जब जब मन करे कि ऐसा ऐसा करना है, तो मन से बात करो, सुन लिया मैं करूंगा। तू अलग है, मैं अलग हूं। मैं बुद्धि हूं, मैं मन हूं, मैं आत्मा भी हूं, मैं फिजिकल बॉडी भी हूं, और मुझे पता है क्या करना क्या। तो अपने जंजाल चलाते रहे, तो परेशान करते रहे, मैं परेशान नहीं होगा। मन डराएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा, और हम उसके जंजाल में फंस जाते हैं, फिर अपन ऐसे बैठ के डरते हैं। इसको बोलते हैं चिंता, वरी। ये हमारा फेवरेट गेम है खेलना। कौन सी गेम खेलते हैं हम सब, चिंता करते हैं। कौन कराता है, माइंड। उसके जंजाल से बाहर आना है। चिंता तू कर, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैं क्या हूं, एक शरीर हूं, मैं एक बुद्धि हूं, मैं एक आत्मा हूं, मेरे अंदर नाड़ियां हैं। खत्म बात। अब काम कराओ इससे। मान लो एक आपके घर में आपने एक सर्वेंट रखा, ठीक है, एक नौकर रखा। अब नौकर कुछ दिनों में आपको समझ जाए कि ये ऐसी है, ये वैसी है, और कुछ दिनों बाद वो आपसे काम करवाना शुरू कर दे कि सुनो यहाँ पे ऐसा करो, सुनो मेरे लिए खाना बनाओ, और आप उसके जंजाल में फंस गए, और वो चेयर पे बैठ गया है और आपसे काम करवा रहा है। तो क्या करोगे आप, उसको हटाना होगा। रखा किस लिए था, अपने सुधार के लिए, अपनी सेवा के लिए। और मन ही तो कर रहा है। भगवान ने मन दिया था कि आप मन से काम करवा सको, और हो क्या रहा है, वो चेयर पे बैठ गया है और आप सबसे। अब क्या करना है कि मन आपका नौकर की तरह होना चाहिए, उसे स्वामी नहीं बने देना। स्वामी कौन है, बुद्धि, आपकी आत्मा। बहुत सारी चीजों को बुद्धि के लेवल पे ठीक कर दो, बहुत सारी चीजों को आत्मा के लेवल पे ठीक कर दो। मन बार बार परेशान करेगा, मन बार बार डराएगा, मन या तो लालच में आएगा या मन डर में आएगा। ये मन का स्वभाव है। जैसे किडनी का स्वभाव क्या है, फिल्टर करना। स्टमक का स्वभाव क्या है, डाइजेशन करना। हार्ट का स्वभाव क्या है, धड़कना। तो ऐसे ही मन का स्वभाव है, मन भी आपका एक ऑर्गन है, उसका स्वभाव है लालच या डर। वही दो चीजों से सीखेगा। जहां उसे फायदा मिलेगा वहां वो भागेगा, जहां जहां उसे डर मिलेगा वहां से दूर जाएगा। और इसी चीज का पूरी दुनिया फायदा उठाती है, या तो आपको लालच दिखाती है या आपको डर दिखाती है। जितना मार्केटिंग है, मार्केटिंग में यही सिखाया जाता है कि लालच दिखाओ या डर दिखाओ।
पहले लालच दिखा के देखो, लालच से आदमी मान जाए तो ठीक, नहीं दिखाए तो बस। क्यों गोपाल जी, यही सिखाया जाता है ना मार्केटिंग में। पूरा इंश्योरेंस किसी का गेम है, या आप मर गए तो पीछे कौन देखेगा, तो पहले लाइफ इंश्योरेंस लो, फिर अगर आपको कुछ बीमारी आ गई तो कौन देखेगा, फिर हेल्थ इंश्योरेंस लो, फिर आप गाड़ी निकाले हो, गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया तो कौन देखेगा, गाड़ी की हर चीज का इंश्योरेंस हो रहा है, हर चीज का। कोई अपनी उंगलियों का इंश्योरेंस कराता है, कोई दिखता है तो बोलता मैं मेरी दिमाग का इंश्योरेंस करा देता हूँ, कोई दौड़ता है तो पैरों का इंश्योरेंस करवा देते हैं। किस किस चीज का इंश्योरेंस कराओगे? क्या आत्मा का इंश्योरेंस करा सकते हो? तो डर में नहीं आना है, और लालच। कोई भी आपको अपना फायदा देख के नहीं दूसरों का फायदा नहीं देख सकता। स्कीम बनाई जाती है, इतना गुना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। जो आजकल फ्रॉड चल रहे हैं साइबर, उसमें क्या होता है, यही तो होता है ना, आपकी लॉटरी निकली, आपका ये निकला, आपका वो निकला है, 3 पे 5, 5 पे 10, 15 पे सेव। ये सब क्या है? मन को भ्रमित करना, हिप्नोटाइज करना। तो ये पूरी दुनिया मन को 2-3 लेवल पे हैंडल कर रही है। एक संमोहित कर रही है, एक आपके मन को हाइपर बना रही है, ऐसे ऐसे पागल कर दे रही है। क्यों कर रही है पागल? मन को हाइपर क्यों किया जा रहा है? मन को विचलित करके उस पर काबू पाना। हाँ, जब आपका मन विचलित रहेगा तब आप गलत डिसीजन जल्दी लोगे। जैसे आप एक मॉल में गए, आपको पता है कि आपको जरूरत नहीं है सामान की, मान लो आपको शर्ट, पता है कि आपके घर में 50 शर्ट पड़ी हुई है अभी, और आपने उसमें से 10 तो खोली भी नहीं, लेकिन वहां पे फटाफट से 5 के ऊपर 10, और ये 15 मिनट का ऑफर, नीचे जाइए जल्दी से, 15 मिनट में बस लास्ट ऑफर, जल्दी इसके ऊपर इतना ऑफर ऑफर। लेकिन अगर वहां शांत हो एकदम, वहां मेडिटेशन म्यूजिक चल रहा हो, ओम ओम, तो आपका क्या होगा, मन एकदम शांत हो जाएगा, तो आप डिसीजन गलत ले ही नहीं पाओगे। और वहां जानबूझ के ऐसा म्यूजिक चलाया जाता है जो आपको हाइपर कर दे। तो मन को क्या करना है, समझदार बनाना होगा। मन समझदार नहीं बनेगा, कौन? बुद्धि समझदार। तो बुद्धि को एक्टिव रखिए, मन के चक्कर में नहीं फंसोगे। तनाव मन में आता है, कहां पर आता है? मन में। शिकार किसको होना पड़ता है? शरीर को। और समाधान कहां पर है? बुद्धि में। मन में नहीं समाधान। मन कोई कंट्रोल नहीं कर पाया, दुर्वासा ऋषि भी नहीं कर पाया, इंद्र का भी मन डोलता था। तो मन तो डोलेगा ही डोलेगा, लेकिन उसके ऊपर आपके पास एक चीज है, वो क्या है? बुद्धि। और वो पड़ी हुई है बंद, उसे खोलना है। जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपकी बुद्धि खुल जाती है, तो फिर आप गलत डिसीजन नहीं लेते। करके देख लो आप। जो आदमी 21 दिन लगातार मेडिटेशन कर रहा है, उसको सोचने की, समझने की, देखने की क्षमता ही बदल जाती है। आप उसे बेवकूफ नहीं बना सकते। सर जैसे जो मेडिटेशन बोलते हैं तो आधा घंटा 20 मिनट बोलो, मतलब कितना करना चाहिए, मतलब कितने में क्या इफेक्ट आता है? 24 घंटे, 24 घंटे मेडिटेशन करना चाहिए। क्या, कैसे? मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि ऐसे 5 मिनट ओम 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 किया, फिर उसके बाद फिर जाके फॉलो टाइप रील देख ली, ये तो फिर वही हो गया। मेडिटेशन मतलब अपने मन को स्थिर रखना। सुबह उठते ही मन स्थिर, शांत, मुझे आज क्या करना है। फिर उसको ट्रेन करना पड़ेगा, इस पागल बंदर को, ये भागेगा इधर उधर, फिर वापस सीधे आओ, स्ट्रेट है। मन मतलब मन को एकाग्रचित करना, बार 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 उसको लाइए। आप देखिए अपने अंदर एक मन है जो इधर उधर भाग रहा है, फिर पकड़ना है उसको, फिर लाना है इधर 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 इधर। जैसा भी बैठे हुए सब लोग, सबका मन इधर उधर भाग रहा है। अरे इतना लेट हो गया, अरे हाँ ये कुछ खाने का नहीं मिलेगा क्या, अरे हो गया, प्यास लग रही है, ये हो रहा है, घर में क्या हो रहा होगा, इतने सारे, ये कौन पूछ रहा है? वो अंदर पागल, उसको बोलो शर। ला भी रहे हो ना आप? अरे कहाँ भाग गया था मैं, क्या छूट गया, इधर। ये कौन बोल रहा है? बुद्धि। तो मेडिटेशन मतलब मन को एकदम समझ के रखना, बुद्धि को एक्टिव रखना, मन को एकाग्रचित रखना, यह है मेडिटेशन। मेडिटेशन के आगे फिर समाधि होती है, वो अलग चीज है। समझ रहे हैं? ध्यान, मन, मेडिटेशन मतलब ध्यान लगाना, ध्यान मतलब प्रेजेंट में ध्यान लाना। इस मन को ना पास्ट में भागने देना, ना फ्यूचर में भागने देना, किस में रहना? प्रेजेंट में। तो 24 घंटे प्रेजेंट में कैसे रहे? चुटकी बजाते रहो, टैप करते रहो, टैप टैप, याद दिलाते रहो कभी, प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट। अब ध्यान जहां पर लेकर जाओगे एनर्जी वहीं पे जाएगी। ठीक है? वेयर द फोकस गोस एनर्जी फ्लोज, जहां पर ध्यान जाएगा वहीं पे एनर्जी फ्लो करेगी।
अब अगर आपको कोई चीज ठीक करनी है तो वहां पे क्या करना पड़ेगा? ध्यान। अगर मान लो, तो वाला एडवर्टाइजमेंट बड़ा बढ़िया है, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। हाँ, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, वो अच्छी बात है, लेकिन जो इनके प्रश्न है ये एकदम बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चंस हैं कि ध्यान करूं कैसे, क्योंकि ध्यान को भटकाया जा रहा है। अब आपको सीखना होगा कि अगर मुझे बीमारी को ठीक करना है तो मेरी बीमारी कहाँ है और मुझे ध्यान को द्वारा वहां पर लेके जाके ठीक कैसे करना है। सर जो मेरा क्वेश्चन ये था कि मेलेडी खाओ कुछ जान जाओ, मेरे लिए एक मेलेडी दो मेलेडी पर्याप्त है कि कितना मीठा है? आधी को तो 10 लगेगी ना, तो कितने में कितना इफेक्ट आएगा, मेरा क्वेश्चन हो रहा है तराजू वाला। जनरली इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है। नहीं है। अगर मैं कहूं कि 1 किलो तनाव किसके अंदर कितनी बीमारी लेकर आएगा अलग अलग, मान लो मैं 1 किलो तनाव यहाँ पे छोड़ दूं तो सारे लोगों को तनाव मिल जाए, तो अलग अलग लोगों में अलग अलग, किसी को हार्ट अटैक भी हो सकता है और किसी को हो सकता है कि थोड़ा सा ही बस ब्लड प्रेशर बढ़े। हर किसी का अलग अलग क्षमता है। तो कुछ लोग बहुत जल्दी बीमारी पैदा कर लेते हैं और कुछ लोग बहुत लेट बीमारी पैदा करते हैं। इसी प्रकार से कुछ लोगों पे मेडिटेशन का इफेक्ट एकदम जल्दी आता है। कुछ लोग ऐसे देखे 7 दिनों के अंदर बीमारी रिवर्स, थायराइड ठीक, 7 दिनों में बीमारी रिवर्स, इतने भी देखे। और कुछ लोग ऐसे हैं आ रहे हैं 6 महीने से असर ही नहीं हो रहा है, क्योंकि ध्यान वो लगा ही नहीं पा रहे। वो बैठते जरूर है ध्यान करने से, लेकिन दिमाग तो वही चलता है ना। मेरा बेटा तो मेरे पीछे से वो मेरा दुकान कैसे कम तैसे कर दिया होगा, वो बहू तो वो खाना में गड़बड़ कर रही है, तो ध्यान यहां थोड़ी लगा। ध्यान जहां लगाओगे वहीं पे एनर्जी जाएगी, वही ठीक होगा। तो जिस चीज को ठीक करना है वहां ध्यान। बिजनेस में अगर आपको ठीक करना है तो बिजनेस, जैसे आप मान लो बिजनेस चलाते हैं और ध्यान आप लगा रहे हो मूवीज में, तो बिजनेस चलेगा क्या? तो कहाँ ध्यान लगाना पड़ेगा? मान लो इसको पढ़ाई में टॉप करना है और ध्यान लगा रही है ये मेडिटेशन इधर पॉजिटिव है जोन में, तो मेडिटेशन में तो टॉप कर जाएगी, लेकिन पढ़ाई में ध्यान लगाना पड़ेगा ना। तभी तो ध्यान, ऐसे थोड़ी कि बोले कि सर मैं डेली पॉजिटिव वर्जन आती हूँ और मैं से पढ़ाई में टॉप कर जाऊंगी, नहीं। वहां ध्यान लगाना पड़ेगा जो उसकी प्रायोरिटी है। लेकिन उसमें ध्यान कैसे लगाना वो यहां से सीखा जा सकता है। ध्यान मतलब माइंड को बंद करके बुद्धि को, एनर्जी को, नाड़ियों को, आत्मा को किसी एक डायरेक्शन में चला देना, दैट इज ध्यान। क्या क्या कहा मैंने? मन को बंद करके, क्योंकि मन तो कभी नहीं लगेगा, मन तो भागेगा, मन को बंद करना है। और बुद्धि, आत्मा, शरीर, नाड़ियां, सब कुछ एक जगह पे लगा देना, दैट इज ध्यान। सिंपल ध्यान बताऊं? जो ड्राइवर होता है वो गाड़ी चलाता है, उसका मन इधर उधर भागता है, फिर वो क्या करता है, ऐसे गाड़ी चलाता है, कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है, फिर सब लोग डर जाते हैं गाड़ी इधर उधर भाग रही है। फिर एक समझदार आदमी होता है, वो बोलता है सुन, गाड़ी रोक। वो गुटखे की दुकान पे वहां से गुटखा लेके आता है और इसको ऐसा ऐसा करके दे देता है, और ये ऐसा करके दबाता है और फिर एकदम गाड़ी सही चलाता है। ये क्या है? गुटका ध्यान। क्या किया इसने? इस पागल बंदर को जो कभी इधर ढूंढ रहा था कभी इधर ढूंढ रहा था, क्या कर दिया? गुटके पे ध्यान कर दिया। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल मेडिटेशन। सचिन च्युइंगम चबा दिया, अब च्युइंगम चबा रहा तो पूरा ध्यान यहाँ, तो कंसंट्रेशन बोल के ऊपर। और इससे पहले क्या हो रहा था? अरे उधर कोई देख रहा, अरे उधर चिल्ला रहा सचिन भाई, अरे उधर देख रहा, बॉल आउट। क्या कर दिया? च्युइंगम, च्युइंगम लेके कि ध्यान इधर रहे, ध्यान इधर रहे। समझ गए ना? तो इसी प्रकार से जब हम ध्यान लगाना सिखाते हैं तो सबसे पहली चीज होती है सांस। अपना पूरा ध्यान सांसों पे ले आओ, सांस देखते रहो, सांस छोड़ते जाओ, लेते रहो, छेड़ते रहो, बस उसी पे ध्यान रखो 10 से 15 मिनट, आपका मन अपने आप इधर आ गया। ये सबसे आसान प्रक्रिया है ध्यान यहां ले आओ। दूसरी चीज, फिर और ध्यान होता है कि अपने शरीर के अंगों के साथ जुड़ जाओ, कभी लीवर के साथ, कभी किडनी के साथ, कभी दिल के साथ। ध्यान कहाँ चला गया? जहां वहां, अब वहीं पे ठीक होगा। अब दिल पे ध्यान लगा लिया और फिर कोसना शुरू कर दो, साला ये तो ऐसा किया मेरे साथ, ये साला मेरा दिल दुखाया। अब क्या कर रहे हो? नेगेटिव ध्यान। अब दिल बीमार हो जाएगा। अब उल्टा कर दो, ध्यान इधर ले आए और इसको देखो ग्रीन कलर की एनर्जी भेजो, तो हील हो रहा है। जिसको भी मैंने कुछ गड़बड़ किया माफ कर रहा है, एनर्जी जा रही है, रिलीज हो रही है और ये हेल्दी होते जा रहा है। जो आप बोल रहे हो वही तो होगा ना वहां। अब ये हील होना शुरू हो गया। अब मान लो कोई रिलेशनशिप बिगड़ा हुआ है, कोई आपसे नाराज है, ध्यान उस पर ले जाओ, लेट जाओ, ध्यान को उस पर लेके जाओ, मन, चित्त, बुद्धि,
मन को छोड़ के चित्त, बुद्धि, आत्मा, नाड़ियां, शरीर पूरा उधर, और बोलो मुझसे कोई भी गलती हुई, मैं आपसे माफी मांगता हूं, मैं आपको क्षमा करता हूं और आप मुझे क्षमा करिए, चलिए इस रिश्ते को दोबारा से बेहतर बनाते हैं। ग्रीन कलर की एनर्जी भेजना शुरू करिए। 21 दिन तक करके देखिए, 21 दिन के अंदर अंदर वो आपको फोन करेगा, आपको पहल करने की जरूरत नहीं, वो आपको आके बोलेगा। किसको हील कर दिया? रिश्ते को। कोई बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम पे ध्यान लगाओ, उस प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम की जड़ नहीं पहुंचना है, प्रॉब्लम को हील करना है। सोचिए कि भगवान, ब्रह्मांड के साथ जुड़ो जो आपसे ज्यादा बड़ी शक्ति है, और उसको बोलो मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं सरेंडर करता हूं आपको, और मेरी समस्या का समाधान आप निकालो, मुझे रास्ता बताओ क्या करना है। ऐसा नहीं कि वो अपने आप समस्या ठीक हो जाएगी। आप सोच रहे हो कि मेरी तिजोरी में जाके 20 लाख एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, या बैंक में कहीं से कोई आ जाएगा, नहीं, वैसा कुछ नहीं होगा। ये भगवान के काम करने का तरीका नहीं है, ये जादूगर लोगों ने आपको गलत समझाया है। हाँ, आपके पास कोई ऐसा विचार आ जाएगा कि ये कर, इस आदमी से मिल, कोई आदमी आपके रास्ते में आ जाएगा, कोई नया प्रोजेक्ट आ जाएगा, कोई नई चीज आ जाएगी, कोई नई अपॉर्चुनिटी सामने आ जाएगी। किस्मत आपके रास्ते खोल देती है, ब्रह्मांड आपको रास्ता दिखाता है, चमत्कार नहीं करता, उसी को आपको चमत्कार मानना है। फिर इसके ऊपर होता है समाधि। जब आप मन को बंद करके आत्मा, बुद्धि, शरीर पूरा उस डिवाइन के साथ जोड़ देते हो जहां से हम आए हैं, फिर एक ऐसी अवस्था आती है जब आप भूल जाते हो कि आप कौन हो, क्या समय हुआ है, क्या दिन है, क्या कर रहे हो, कौन ध्यान कर रहा है और किसके ऊपर ध्यान लगा रहा है, सब खत्म, सब खत्म। फिर आपको पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है, और उस दौरान आप इतना एनर्जेटिक फील करोगे, बस एनर्जी एनर्जी एनर्जी, और आपको पता ही नहीं चलेगा। और जब आप उससे बाहर आओगे तो एकदम से ऐसा लगेगा कि कोई बहुत अच्छी चीज आपसे छीन गई, और फिर दोबारा आप चाहोगे कि मैं ध्यान लगाऊं, और वही अवस्था नहीं आएगी, कभी कभी आएगी। बहुत सारे जो मेडिटेटर होते हैं ना, वो समाधि के लिए तड़पते हैं कि मेरे को समाधि मिल जाए, समाधि मिल जाए, लेकिन डेली नहीं आता। फिर वो चिड़चिड़े हो जाते हैं कि अरे आज आज तो समाधि वाला मजा नहीं आया। नहीं आएगा, कभी कभी लगेगी समाधि, जब एकदम डायरेक्ट सारी चीजें अलाइन हो गई सोर्स के साथ, मन एकदम शून्य हो गई, समाधि हो गई। कभी कभी आप बिना ध्यान लगाए समाधि में चले जाते हो। कैसे? आप कहीं पे बैठे हुए थे और आप एकदम से नेचर के साथ बैठे कुछ चीज को देख रहे हो, तो एकदम से मन शून्य हो गया और आपको पता ही नहीं चला कितना टाइम हो गया, और एकदम मजा आ गया आपको। ये भी समाधि है, क्योंकि इस दौरान मन की अवस्था एकाग्रचित हो गई, और एनर्जी का फ्लो पूरे सेल में बढ़ गया, और ये जो सोल थी वो ब्रह्मांड से कनेक्ट हो गई। ये होता है, कभी कभी ग्लिम्स से मिलेगी। कभी कभी आप कुछ खाना खाए जबरदस्त वाला, और आपने मुंह में नवाला डाला, एकदम से आपको ऐसा लगता है कि सोल सेटिस्फाइंग फूड, मतलब आप ब्लिस में चले गए, समाधि में चले गए। समाधि की ग्लिम्स आपको मिलती है, किसी पुराने दोस्त के साथ आप मिले, गले लगे, भूल जाते हो। किसी छोटे से बच्चे को देखो, एकदम प्यारा सा बच्चा, जो अभी उसका दिमाग नहीं है, उसका मन नहीं है, उसकी आंखों में झांक के देखो, कुछ देर के बाद आप समाधि में चले गए। नेचर के अंदर अकेले जंगल में कुछ देर घूमो, थोड़ी देर परेशान हो गए, कहाँ आ गया, क्या हो गया, थोड़ी देर बाद नेचर आपको अपनी फ्रीक्वेंसी पे ले आएगा, मजा आएगा। करके तो देखिए ये सारी चीजें। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप पागल बन जाएं, दुनियादारी छोड़ दें, लेकिन ये भी जिंदगी की एक सच्चाई है, हेल्थी रहना, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को, अपनी बॉडी को हेल्दी रखना। तो फिजिकल हेल्थ समझ में आया। मेंटल हेल्थ मतलब क्या? कि मैं मन से प्रसन्न रह सकूं, बैलेंस रह सकूं, मेरा मन भटकाव में ना आए, दूसरों के एकाग्रचित्त रह सकूं, और मेरी बुद्धि एक्टिव रह सके, इस मन को इधर उधर ना भटकने दूं, दैट इज मेंटल हेल्थ। ना ओवर थिंकिंग। कई बार हम सोचते हैं कि अरे ये तो ओवर थिंकिंग नहीं बोलते हो सर, मैं सोचूंगा नहीं तो फिर मेरा काम कैसे चलेगा। नहीं, काम सबका चल रहा है, जो नहीं सोच रहा है उसका भी काम चल रहा है। ओवर थिंकिंग नहीं करनी। अब अगला पार्ट है इमोशनली बैलेंस, इमोशनली हेल्दी। इमोशनली हेल्दी होने की जरूरत है। जैसे फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, क्या इमोशनल भी हेल्थ होती है? ज्यादा आदमी मेंटली परेशान होता है कि इमोशनली? ज्यादा खतरनाक कौन है, मेंटल हेल्थ की इमोशनल हेल्थ? मेंटल हेल्थ का मतलब कि आप एकाग्रचित नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, जैसे तुम पढ़ना चाहते हो लेकिन तुम्हारा कंसंट्रेशन नहीं आ रहा है, तुम्हारी मेंटल हेल्थ बिगड़ी हुई है। समझ में? तुम्हें कुछ लिखने की इच्छा हो रही है, मैं अच्छा सा लिखूं लेकिन याद ही नहीं आ रहा है,
मेंटल हेल्थ बिगड़ी हुई है, ठीक है ना। कैलकुलेशन में गड़बड़ कर रहे हो, मेंटल हेल्थ बिगड़ी हुई है। सोना चाहते हो, नींद नहीं आ रही, मेंटल हेल्थ बिगड़ी हुई है। लेकिन इमोशनल हेल्थ ज्यादा खतरनाक है। कोई तुम्हें कुछ बोला, तुम रोना शुरू कर दिए, क्या है? इमोशनल हेल्थ बिगड़ी हुई है। इमोशनल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इमोशंस सबसे खतरनाक चीज है। अपनी इमोशन को संभाल के रखना है, ना बेफालतू का वेस्ट करना है और ना ही डिस्टर्ब करना है। इमोशनली इंटेलिजेंट वो पर्सन होता है, इमोशनली हेल्दी वो पर्सन होता है जो समझता है कि मैं भी एक इमोशनल इंसान हूं, सामने वाला भी, मेरे को अपनी इमोशनल भी बैलेंस करने आती है और सामने वाले की भी, और दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित करना आता है, विन विन सिचुएशन करना आती है। कुछ लोग अपने आप को इमोशनली बैलेंस नहीं कर पाते, कुछ लोग दूसरों के साथ इमोशनली बैलेंस नहीं हो पाते। तो इमोशनल हेल्थ देखिए कि आपकी बिगड़ी तो नहीं है कहीं, और इमोशनल हेल्थ से ही आप सोशली कनेक्ट होते हो। हम बोलते हैं कि हम सबके साथ नेटवर्किंग कर रहे हैं, नेटवर्किंग कर रहे हैं, सबके साथ मिलना जरूरी है, मिलने से नहीं काम होता। इमोशनली अगर आप लोगों से मिल रहे हो, आपकी इमोशनल हेल्थ अच्छी है, तब आपके साथ कम मिलने से भी लोग जुड़ जाएंगे। अदरवाइज अगर आप इमोशनली बैलेंस नहीं हो, मेंटली बैलेंस नहीं हो, तो आप 50 बार जा रहे हो एक एक आदमी से मिलने, लेकिन असर ही नहीं आएगा। और इमोशनल हेल्थ फीमेल्स की ज्यादा खराब होती है एज कंपेयर टू मेल। मेल अपनी इमोशनल हेल्थ को फिर भी ठीक कर लेते हैं, जान दे यार, हो गया, छोड़। चार दोस्त बैठे, बोल दे कि हटा, छोड़ दे। लेकिन फीमेल्स क्या है, चार फीमेल बैठेंगी, पहले तो डिस्कशन करेंगी कि हाँ ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, पोस्टमार्टम। फिर उनको वो सॉल्यूशन नहीं चाहिए होता, उन्हें क्या चाहिए होता है? सिंपैथी, कि हाँ तेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ फीमेल्स का, लेकिन ये सच्चाई है, क्योंकि हमें ऐसा सिखाया गया है बचपन से। नहीं, हमें भी सीखना होगा मेल की तरह अपनी इमोशन को बैलेंस करना। नहीं होना मुझे इमोशनल, मेल लोग फीमेल्स को इमोशनली फूल बनाते हैं, ये भी समझिए। तो ना इमोशनली फूल बनना है, ना इमोशनली अपने आप को डैमेज करना है, बैलेंस रखना है। मेरी इमोशन हर किसी के लिए नहीं है। बैलेंस पर्सन हूं, जहां मुझे इमोशन दिखानी है वहां दिखाऊंगा, जहां नहीं दिखानी नहीं दिखाऊंगा। और अंदर से बैलेंस होना चाहिए, बाहर से दिखाने के लिए नहीं। कुछ लोग बाहर से बहुत अच्छा नाटक करते हैं, अंदर में पूरा भरा हुआ है और अंदर में बाहर से मुस्कुराते रहते हैं। नहीं, जरूरत नहीं है। अंदर में मुस्कुरा के दिखाओ। अगर अंदर में भरा हुआ है लेकिन आप अंदर से मुस्कुरा रहे हो, चाहे बाहर से मुस्कुराओ, मत मुस्कुराओ। ये है इमोशनली बैलेंस, ये सीखना होगा, हमें सीखना होगा। अब इन सारी चीजों की जो एक, क्या ये पॉसिबल है कि हम अंदर से मुस्कुराए बाहर से ना मुस्कुराए? यस बिल्कुल है। आप अमिताभ बच्चन को देख लो, एक्टिंग करता है जबरदस्त, वो गुस्सा इतना अंदर से करता है, बाहर से तो क्या, वो जब बाहर से गुस्सा कर रहा होता है तो अंदर से भी गुस्सा हो रहा होता है उस गुंडे के ऊपर में। बताओ, जब मूवी में मार रहा होता है उसको वो लोग एक्टर है, पर एक कॉमन आदमी, तो हम भी एक्टर बनना है। ये वो तो अच्छे के लिए ठीक, पर मैं कॉमन की बात, यदि हम अंदर से मुस्कुराना सीख गए हूँ तो अपने आप हम बाहर से भी मुस्कुराने लगे। यस, बस वही तो बात है ना। तो मैं जानबूझ के ये बोल रहा हूँ ना, पहले आप अंदर से मुस्कुराना सीखे, बाहर से मुस्कुराए या ना हो। बाहर से हमें सिखा दिया गया है कि स्माइल देनी है। आपका मोबाइल शायद वो चालू हो रहा है, उसको बंद कर दिया। तो इमोशनल हेल्थ भी कोई चीज होती है, पहले ये समझना है। मेंटल हेल्थ भी कोई चीज होती है, ये समझना है फिजिकल हेल्थ के। तो आज जो टॉपिक था, माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई हेल्थ माई प्रायोरिटी, तो पहला निष्कर्ष निकल के आया कि हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जिम्मेदारी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब मेरी लाइफ में कुछ भी उल्टा सीधा हो जाए उसको ठीक करने की रिस्पॉन्स की एबिलिटी में रखता हूं, बाउंस बैक। दूसरा है माई हेल्थ माई प्रायोरिटी, नंबर 1 पे रखने की जरूरत नहीं है उसको, नंबरिंग के चक्कर में मत पड़ो। सारी प्रायोरिटीज के साथ हेल्थ मेरी एक प्रायोरिटी रहेगी, उसे भूलना नहीं है डेली बेसिस पे। तीसरा, डिजीज हेल्थ और वेलनेस का मॉडल समझना है। डिजीज मतलब डिस्टर्बेंस इन इजीनेस ऑफ बॉडी, लेकिन बॉडी की डिस्टर्बेंस से पहले माइंड की डिस्टर्बेंस आती है। डिस्टर्बेंस इन इजीनेस ऑफ माइंड ट्रांसफर टू द डिस्टर्बेंस इन इजीनेस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड डिजीज। अगर मैंने माइंड की डिस्टर्बेंस को ठीक कर ली तो बॉडी में डिजीज नहीं आएंगी। मन शिकारी है, शिकार शरीर होता है। बीमारियां मन से पैदा होती हैं, भुगतना शरीर को पड़ता है। सॉल्यूशन बुद्धि के पास में है। तनाव मन में आता है, भुगतना शरीर को पड़ता है, समाधान बुद्धि के पास में। और आप केवल मन नहीं है, मन के बियॉन्ड आप बुद्धि भी है, आप आत्मा भी है, आप चित्त भी है, आप नाड़ियां भी है, आप शरीर भी है।
जैसे आप किडनी है, लीवर है, कोई आपको बोले कि आपकी किडनी नहीं है, तो आपके पास किडनी का भी है, लीवर भी है, हार्ट भी है, लेकिन आप किडनी नहीं हो, आप लीवर नहीं हो। कोई अपने आप को बोलता है कि किसी का किडनी खराब हो गया तो मैं खराब हो गया? कोई बोलता है क्या डॉक्टर के पास? नहीं बोलता ना। क्या बोलता है? मेरी किडनी खराब हो गई। ये तो नहीं बोलता ना मैं खराब हो गया। लेकिन अगर कोई मन खराब हो जाए तो बोलता है कि मैं उदास हूं। तो ऐसा नहीं बोलना मैं उदास हूं, क्या बोलना है? मेरा मन उदास है, मैं उदास नहीं हूं। मेरा मन परेशान है, मैं परेशान नहीं हूं। मेरी किडनी खराब है, मैं खराब नहीं हूं। वो एक छोटा सा पार्ट है आपके अस्तित्व का, आपके वजूद का। और मन के साथ बस आपके और मन के बीच की ये सारी वो है। मन अपने तरीके से चलाना चाहता है, आपको अपने तरीके से चलना है। मन एक है और आप चार हैं, दोनों के बीच में बना के रखें। अब जो बात आई कि ये जो हेल्थ के बाद वेलनेस, वेलनेस मतलब क्या है? वेलनेस का मतलब है कि मुझे अपने आप को पॉजिटिव हेल्थ की तरफ लेके चलना है। एक है हेल्थ और एक है पॉजिटिव हेल्थ। पॉजिटिव हेल्थ का मतलब मैं डे टू डे ऐसी एक्टिविटी करूंगा जिससे मेरी हेल्थ डेली बेसिस पे बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी, और मैं इतना हेल्दी हो जाऊंगा कि मैं अपनी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पाऊं। फिर मैं पॉजिटिव कंट्रीब्यूट भी कर सकूं सोसाइटी के अंदर, और फिर मैं शानदार तरीके से, जानदार तरीके से इस ब्रह्मांड को अच्छा बना के जाऊं, और मेरे मरने के बाद भी मेरा नाम जिंदा रहे। ये है पॉजिटिव हेल्थ, वेलनेस। अगर ये आपके पास में है तभी आप वेलनेस की मोड में आओगे। नहीं तो सोचोगे अरे यार सब तो कर दिया, अब बच्चों की शादी कर दी, है ना, सब हो गया, अब तो क्या बोलते हैं, बुजुर्ग लोगों से पूछो तो बोलते हैं उठा ले भगवान। अरे भाई, भगवान को उठाना है तो आप क्यों बार बार बोल रहे हो उसको? जब उठाना होगा, उठाने के लिए थोड़ी भेजा था वो आपको। बोलिए कि अभी तो मुझे और बहुत सारे काम करने हैं, जब तक मेरे को नहीं जाना है तब तक मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ शानदार तरीके से करता रहूंगा, और इतना शानदार करके जाऊंगा कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहेंगी। जब आप इस मूड में रहते हो ना, तो आप अपने आप को बीमार कर ही नहीं सकते। सोच के देखो, मोदी जी, आपको क्या लगता है क्यों अपने आप को हेल्दी रख पाते हैं? क्योंकि उन्होंने मिशन बना के रखा हुआ ना कि मेरे को तो यह भारतवर्ष को नंबर वन पे लेके जाना, मिशन है उसके पास। तो उसका माइंड उसे सवेरे अपने आप जगा देता है कि अरे भाई तू उठ, तू कहां पड़ा हुआ है, तेरे पास इतना बड़ा मिशन है, तो वो उठ जाता है। तनाव उसको भी आता होगा, लेकिन अगले ही पल फिर उसकी बुद्धि समझाती है क्या तू तनाव ले सकता है? नहीं ले सकता, अलाउड ही नहीं है तेरे को तनाव लेना। आप भूपेश बघेल जी को देख लीजिए, वो इसी माइंडसेट के साथ जीते थे। तो जितने भी खतरनाक शानदार लोग हैं, ट्रंप को ले लीजिए, एलन मस्क को ले लीजिए, क्या इनकी जिंदगी में तनाव नहीं होता होगा? इन्होंने अपने आप को तनाव से ऊपर उठा लिया। तनाव कहाँ है? मन में है। इन्होंने अपनी बुद्धि को, अपनी आत्मा को ऐसा बना के रखा है कि हमको तो दुनिया में कुछ ऐसा करके जाना है कि साला हजारों साल तक मस्त का नाम रहेगा। और वो पागल इंसान सबको पागल बना के रखा हुआ है, देख लो। पाने के लिए गल जाना, पागल। तो बनाओ कोई अपना अपने से बड़ा एम, अपने से बड़ा। जब आप अपने से बड़ा एम बनाओगे ना, तो जो छोटा वाला एम है वो अपने आप धीरे 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 अचीव होते जाएगा। और फिर आप अपने आप को हेल्दी अपने आप रख पाओगे, क्योंकि सवेरे उठते ही आपको याद आएगा कि मेरे को इतना बड़ा काम करना है, तो मैं कैसे अपना कोलेस्ट्रॉल बढ़ने दे सकता हूं। लेकिन जब आपके पास कुछ करने के लिए नहीं रहेगा तो लाइफ बोरिंग हो जाएगी, और बोरिंग हो जाएगी तो मन भी बोलेगा क्या करेगा तो एक्सरसाइज करके, लेटा रहे चुप सो जा। क्या करेगा तो ये मेडिटेशन करके क्या फायदा होने वाला है, ओम ओम करके फिर शांत सो जा। फिर आइसक्रीम मिलेगी तो हाँ ना यार, कौन देखने वाला है, चलो। लेकिन जब आपको लगेगा कि आइसक्रीम आई, और आपको याद आया कि नहीं, मैं कहा, मैं इतना बड़ा इंसान एक छोटी सी आइसक्रीम के लिए पागल हो रहा हूँ, हट। एलन मस्क कैसे तो सोचता है ना, रॉकेट भेजना है ना उसको। अभी ट्रंप ने क्या कहा एलन मस्क के बारे में? ये तो बोला ना कि कल एक मेरे दोस्त ने, एक आदमी ने एक रॉकेट भेजा और वो रॉकेट वापस आ रहा है। क्या कोई और हो सकता है? वो केवल एक मस्क ही, एलन मस्क ही हो सकता है। तो ये जो बड़े लोग होते हैं ना, इनके अपने को, इनके जीने के तरीके को देखना चाहिए। तो इस वे में जब हम बोलेंगे माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई हेल्थ माई प्रायोरिटी, और हेल्थ अगर है तभी आप अपने आप को हेल्थ के ऊपर वेलनेस की मोड में लेके चलिए। ऐसा नहीं कि मेरे को कोई बीमारी नहीं है तो मैं हेल्दी हूं ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरे को कोई बीमारी नहीं, मैं हेल्दी हूं, नहीं है। फिर बोलते हैं हेल्थ मिनिस्टर। हेल्थ मिनिस्टर होता है क्या? डिजीज मिनिस्टर है। हेल्थ ऑफिसर होता है क्या? नहीं होता, डिजीज ऑफिसर होता है।
हेल्थ हॉस्पिटल नहीं, हम आपके हेल्थ की जिम्मेदारी लेते हैं, कई हॉस्पिटल ऐसा बोलते हैं, नहीं लेते हैं, वो आपकी बीमारियों की जिम्मेदारी लेते हैं। हेल्थ की जिम्मेदारी आपकी है। कोई गवर्नमेंट, कोई मिनिस्टर आपकी जिम्मेदारी हेल्थ की नहीं ले सकता, वो आपकी बीमारियों की जिम्मेदारी लेता है। हेल्दी आपको होना है, और हेल्थ के आगे चलना है पॉजिटिव हेल्थ, मतलब वेलनेस। मुझे डेली बेसिस पे ऐसी एक्टिविटी करनी है जिससे मेरा मन और मेरा शरीर तंदुरुस्त रहे। फिजिकली कितना स्ट्रांग बनना है विकास जी, बात हुई यहाँ पर कि अगर कोई पागल कुत्ता आपको दौड़ा दे तो आप उससे बच सको, इतना फिजिकली फिट अपने आप को रखना है, बस, ज्यादा कोई टारगेट नहीं। मेंटली कितना स्ट्रांग रहना है, बोलिए गोपाल दुलारी जी, मेंटली कितना स्ट्रांग रहना चाहिए? मेंटली मैंने अपना वर्जन बनाया हुआ है कि जो पागल कुत्ते भौंकते रहते हैं वो मुझे पागल ना बना सके। फिजिकली पागल कुत्ता मुझे दौड़ाए तो मैं बच सकूं, और मेंटली कोई पागल कुत्ता अगर मेरे सामने आ जाए तब भी मैं अपने आप को पागल ना बनाऊं, शांत रह सकूं। दैट इज मेंटल हेल्थ। ठंडा ठंडा कूल कूल रहने की आदत। कूल माइंड इज योर ब्रांड वैल्यू। और मेंटली कि मैं अपने अंदर अच्छे अच्छे विचार ला सकूं, प्रोडक्टिव थॉट ला सकूं। इमोशनली कितना स्ट्रांग बनाना है, इमोशनली कैसे हेल्दी बनाए, इमोशनली हेल्थ मतलब कितना हेल्दी होना चाहिए इमोशनली? सर मेरे हिसाब से तो सामने वाला व्यक्ति कितना भी नेगेटिव कंटेंट क्यों ना हो, आपको कितना भी कोशिश करे इरिटेट करने का, आपको गुस्सा दिलाने का, अगर आप मेंटली आप साउंड है और अगर अपना गुस्सा कंट्रोल कर लेते हैं, उतना स्टेबिलिटी हमको रखना चाहिए। मतलब कोई भी आते चलते मतलब आपके सामने से कुछ भी गुजर जाए और आप उसकी वजह से डिस्टर्ब ना हो, ये मेरे ख्याल से अपना रिमोट दूसरे का हाथ में। जी। सबसे मुश्किल पार्ट ये है। फिजिकली हेल्दी रहना कोई मुश्किल काम नहीं है, मेंटली हेल्दी रहना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इमोशनली हेल्दी रहना सबसे मुश्किल है। क्योंकि आप अपनी इमोशन को कंट्रोल कर लेते हो, लेकिन दूसरे कंट्रोल नहीं करने देंगे। ये दूसरों के हाथ में है। तो ये वही जो बोला ना कि मेरी इमोशन का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में रहेगा। ऐसा नहीं कि किसी ने रिमोट दबाया मुझे गुस्सा आ गया, किसी ने रिमोट दबाया मैं हंसने लगा, किसी ने रिमोट दबाया मैं इरिटेट हो गया। तो ये एक दिन में नहीं होगा। स्लो 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 चलते रहना पड़ेगा, धीरे 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 प्रैक्टिस करना। और ऐसा नहीं कि हम भगवान बन जाएंगे, फिर भी होगा, फिर भी गुस्सा आएगा, आने दो। लेकिन कितनी देर तक आप उस इमोशन में रहते हो वो मैटर करता है। आप ये नहीं बोल सकते कि सर मेरे को गुस्सा नहीं आता होगा, मेरे को भी आता है। मैं कितनी बार हॉस्पिटल में जाके गुस्सा करता हूँ। गुस्सा करना जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग बिना गुस्से से ठीक होते हैं। लेकिन कितनी देर तक गुस्सा करना, और वो गुस्सा क्या मेरे ऊपर है ज्यादा इफेक्ट कर रहा है कि सामने वाले के ऊपर कर रहा है? तो अगर मैं इमोशनली हेल्दी हूं तो मैं गुस्सा करूंगा, लेकिन इतना करूंगा कि सामने वाले को समझ में आए, मेरे ऊपर इफेक्ट ना हो। दूसरा कि अगर मुझे गुस्सा आ भी गया किसी की बात पे तो मैं तुरंत अपने आप को समझाऊं, इट्स ओके, हो गया, बात खत्म, वहां पे आगे उसको कैरी फॉरवर्ड ना करूं। तो ये जो इमोशनल वेलनेस है ये धीरे 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 सीखा जाता है। ये तभी सीखोगे जब आप हेल्दी लोगों के आसपास रहोगे, जो इमोशनली स्ट्रांग लोग हैं। तो इसीलिए कह रहा हूं, एलन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये जो बड़े बड़े लोग हैं, इनसे अपने को इमोशनल वेलनेस सीखनी है। ये कैसे अपनी इमोशन को कंट्रोल रखते हैं, हारने पर भी कैसे अपने आप को वो करते हैं। ये मेंटल हेल्थ नहीं है, ये इमोशनल हेल्थ। अब हम कुछ छोटी छोटी बातें कर रहे हैं कि कैसे किया जाए ये सारी चीजों को अचीव करने के प्रैक्टिकल टिप्स क्या है। तो सबसे पहले आपको हमेशा अपने माइंड में एक चीज बोलते रहना है, माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई हेल्थ माई प्रायोरिटी। ये बार बार अपने आप को रिमाइंड कराना है। दूसरा, 24 आवर्स का जो अपना शेड्यूल है उसे चेंज करना होगा। अपने आप कुछ भी नहीं बदलता, कुछ भी बदलने के लिए अपने आप को बदलना पड़ता है। ये डायलॉग याद रखिएगा। तीसरी चीज, अगर मुझे अपने आप को बदलना है तो सबसे पहले मुझे क्या बदलना है? सबसे पहले मुझे अपनी जीवन शैली को बदलना है, बाकी सारी चीजें अपने आप बदलेंगी। इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, स्टार्ट विद योर लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल, टुडेज लाइफस्टाइल हैज ओनली स्टाइल, नो लाइफ इन इट। तो अपनी स्टाइल के अंदर में लाइफ ऐड करेंगे। कैसे ऐड करनी है? 24 घंटे को बदलना है सबसे पहले दिनचर्या में। तो सोने का समय और उठने का समय फिक्स करिए सबसे पहले। और किसके द्वारा? प्रकृति के द्वारा। तो कोशिश करनी है कि जितना मैं अर्ली सो सकूं। अर्ली का मतलब आइडियली अपने को 8 बजे 7 बजे के आसपास खाना खा के सो जाना चाहिए, सूरज के हिसाब से। सूरज अस्त हुआ, खाना खाए, सो गए। लेकिन जो आज के समय में पॉसिबल नहीं है, अगर ऐसा लगे तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हमें 10 बजे से 11 बजे के बीच में सो ही जाना है। और 11 बजे से लेकर
मैक्सिमम सुबह 5 से 6 बजे तक 8 घंटे 7 घंटे सोना है। डीप गहरी नींद, बिना किसी टेंशन के, शट डाउन करके। रात को सोने से पहले कुछ हल्की चीजें देखें, हल्की चीजें पढ़ें, माइंड को रिलैक्स करें, और जितना नेगेटिव यहां भर लिया है, जितनी इमोशंस है, सारी निकाल के सोएं। क्लियर? फिर सुबह का 1 घंटा अपने लिए जरूर निकालें, बल्कि 1 घंटा नहीं, 90 मिनट, 90 मिनट। उस 90 मिनट में 20 मिनट अपने को फिजिकल वर्कआउट करना है। तो बॉडी को दौड़ाना है, मूवमेंट देनी है, कुछ भी करिए जिससे बॉडी हिले। चाहे साइकिल चलाइए, चाहे गेम्स खेलिए, चाहे स्विमिंग करिए, चाहे जॉगिंग करिए, चाहे योगा करिए, चाहे टहलिए, लेकिन शरीर हिलना चाहिए। अगले 20 मिनट हमें सांसों पे प्राणायाम करने हैं, और अगले 20 मिनट मेडिटेशन करना है। 60 मिनट हो गए। इस 60 मिनट के बाद 30 मिनट अपने बुद्धि के साथ जुड़ना है, और अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल अपने अंदर लेना है। बैठना है, पेन पेपर लेना है, और लिखना है अपने साथ, मैं खुद के साथ जुड़ रहा हूं, मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, और कहां मुझे लाइफ को लेके जाना है। बस अगर आप ये 90 मिनट डेली कर लेते हैं, आप रास्ता भटकेंगे ही नहीं, अपने आप भटक भी जाएंगे, अगले दिन वापस नॉर्मल आ जाएंगे। और फिर दिन भर जो रूटीन है, उस रूटीन को फिक्स करिए कि सुबह 9 बजे के आसपास चार्ज होकर अपने वर्क प्लेस के लिए निकल जाए। 9 से लेकर शाम के 7 बजे तक जितना आपको प्रोफेशनल काम करना है, स्टडी करनी है, ये करनी है, सब करिए। 2 घंटा अपनी फैमिली के लिए निकालिए, शाम को 7 से 9, अपने नियर डियर वंस के लिए, पॉजिटिव वे में, कि मैं उनकी लाइफ में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कैसे करूंगा। और सबको एक्सेप्ट करिए, एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट, जैसे जो है उनके साथ एक हार्मोनी बनाइए। जो आपको लगता है कि ये गलत आदमी है, ये ठीक नहीं है, उससे दूरी बनाइए, लेकिन बहस मत करिए, इरिटेट मत करिए उसके साथ। सोने से पहले एक पन्ना अच्छी बुक्स जरूर पढ़ के सो, रात का शेड्यूल। और कट ऑफ होइए बहुत सारी मोबाइल की एक्टिविटी से, बहुत सारे आलतू फालतू कंटेंट से। इतना सा भी अगर हम कर लेते हैं, इतना, और ये करके देखने की जरूरत है, 3 से 4 दिनों के अंदर ही आपकी लाइफ में एक नई एनर्जी आनी शुरू हो जाती है, एक नए थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, आपका बॉडी हल्का महसूस करना शुरू कर देता है। फिजिकल डाइट और मेंटल डाइट दोनों पे रिस्ट्रिक्शंस लगानी, कि मैं यहां से क्या खा रहा हूं, मेरा पेट डस्टबिन नहीं है, मैं यहां से क्या खा रहा हूं, मेरा ब्रेन डस्टबिन नहीं है। कम खाऊंगा अच्छा खाऊंगा, कम खाऊंगा अच्छा खाऊंगा, बस ये 2 चीजें। क्या खाना है यहाँ के लिए और क्या खाना है यहाँ के लिए, एकदम रिस्ट्रिक्ट करना। और मेडिटेशन जब आप डेली बेसिस पे 20 मिनट भी कर लेते हैं, तब आपका सारे चक्र मेडिटेशन सबसे अच्छी चीज है, जो न्यूरोबिक स्पा सिखाया जाता है। आप कोई मेडिटेशन के चक्रों में मत पड़िए। होता क्या है, हम क्या करते हैं, पहले यूट्यूब पे एक देख लिया, फिर दूसरा देख लिया, फिर तीसरा देख लिया, करते एक भी नहीं। मैं आपको बोल रहा हूं केवल और केवल चक्र मेडिटेशन, जिसमें न्यूरोबिक स्पा 30 मिनट का है, डेली बेसिस पे करिए। और मुझे आके आप बताइए 21 दिनों में कोई ये कह दे कि मैं सर 21 दिनों तक लगातार न्यूरोबिक स्पा किया हूं और मेरे अंदर कोई बदलाव नहीं आया। मैं देखता हूं कैसे बदलाव नहीं आया, अपने आप बदलाव आएगा, लेकिन करिए तो। क्योंकि जब चक्र बदलते हैं, नाड़ियां खुलती हैं, तो आपका मन बदल जाता है, बुद्धि एक्टिवेट हो जाती है, और आपके शरीर के अंदर लाइफ फोर्स एनर्जी आने करके देखिए। राइट? तो लास्ट में सेशन को कंप्लीट करने से पहले मैंने तो बहुत कुछ बोल दिया, अब आपकी बारी है। आपको बोलना है, आयुष को बोला, कि आप अपने आप को हेल्दी रखने के लिए क्या करते हैं। हेल्थ का मतलब आपके लिए क्या, और आप अपने आप को हेल्दी रखने के लिए क्या करते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो आज से क्या करेंगे। राइट? एक एक करके आप 2-2, 3-3 मिनट के लिए बोलना है सबको, और मेरे लिए नहीं बोलना है, अपने लिए बोलना है। रिकॉर्ड करेंगे, ये शपथ है, ये कमिटमेंट है मेरा, कि हम शपथ ले रहे हैं कि आज से मैं अपने आप को हेल्दी रखूंगा, हेल्थ को प्रायोरिटी बना के रखूंगा, और अभी तक मैं हेल्थ के लिए ये करते आ रहा हूं, और अब मैं ये बदलाव और करूंगा। ऐसा एक एक छोटा छोटा कमिटमेंट आज यहां से करके जाएंगे, और ये कमिटमेंट अपने माइंड में अपने आप को रिमाइंडर डालेंगे। राइट? मैं रविकांत जायसवाल
वैसे सरकारी सेवा से रिटायर हुआ हूँ। सामान्य रूप से स्वास्थ्य के प्रति आदमी रिटायरमेंट के बाद ही जागरूक होता है। बचपन से एक धारणा हम लोगों में बनती है, जब कोई बच्चा गिर जाता है तो हम प्राय बच्चे को ये नहीं समझाते कि तेरे पैर ठीक से नहीं पड़े, हम जमीन को थपथपाते हैं, टेबल को हिलाते हैं कि बेटा इसकी गलती है इसलिए तू गिर गया। और ये एक जो बचपन की धारणा है, चाइल्डहुड परसेप्शन जिसको कहते हैं, वो आदमी को बनी रहती है। और मैं समझता हूँ हेल्थ में भी ये बहुत काम करती है, क्योंकि जब भी कोई हेल्थ का इशू आता है तो हम यही सोचते हैं कि अरे यार मैं सुबह जल्दी उठ नहीं पा रहा हूँ, या मेरा खान पान गड़बड़ है, या मेरी नौकरी ऐसी है कि मेरे को टाइम नहीं मिलता है ना। हम किसी न किसी दूसरे को दोष देते रहते हैं और अपने स्वास्थ्य की उतनी चिंता नहीं कर पाते। शायद मेरे साथ भी ऐसा रहा, बहुत सारे हेल्थ इशू मेरे साथ आते रहे। मेरे साथी लोग भी बड़ा आश्चर्य करते कि मैं इतने साल तक जिंदा कैसे हूँ। तो निश्चित रूप से रिटायरमेंट के बाद मैंने भी सोचा कि अब मुझे अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है, और काफ़ी समय सुबह का मैंने अपने इसमें देना शुरू किया हेल्थ के लिए। तो डॉक्टर साहब तो बोल रहे थे कि 1.5 घंटा देना है, मेरे ख्याल से मैं उससे ज़्यादा देता हूँ, परंतु हो सकता था कि मैं उतना सिस्टमेटिक नहीं देता जितना डॉक्टर साहब ने समझाया कि मेडिटेशन भी करना है, प्राणायाम भी करना है, और ये जैसी सिलसिलेवार चीज़ें मुझे यहाँ जानने मिली वो नहीं थी। हाँ, पर एक बात ज़रूर है कि यह ज़रूर समझ में आया कि जो डॉक्टर साहब कहते हैं माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बिल्कुल फैक्ट बात है, क्योंकि हमारे हेल्थ की जिम्मेदारी कोई दूसरा नहीं ले सकता। और अभी जो डॉक्टर साहब ने कहा कि माई हेल्थ माई प्रायोरिटी, तो वास्तव में हम अपनी जब तक स्वयं की प्राथमिकता तय नहीं करेंगे तो हेल्थ, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो हेल्थ को अपनी प्राथमिकता में भी नंबर 1 में ले चुका हूँ, और उसके हिसाब से अपनी लाइफ को बहुत कुछ सेटल करने का विचार भी है, प्रयास भी कर रहा हूँ। ये जरूर है कि समय लग रहा है, हाँ, परंतु जो सिस्टम यहाँ से समझ में आ रहा है कि क्या क्या करना चाहिए, उस तक तो अपन नहीं पहुँचे हैं अभी। ये बोलने में मुझे कोई संकोच नहीं है, और धीरे धीरे हो सकता है मैं अपने रूटीन में वो सब परिवर्तन लाऊं। कभी डॉक्टर साहब से डिस्कस करूँगा अलग से। वास्तव में मैं यहाँ आने के लिए शर्मा जी को धन्यवाद दूंगा। 1-1.5 साल पहले उन्होंने मुझे यहाँ लाया था, तब मुझे ऐसा नहीं लगा था कि मैं मेरे हेल्थ से इसका इतना संबंध रहेगा, पर उसके बाद मेरा प्रयास रहता है यहाँ आना, और जो जो चीज़ें यहाँ हम सीखते हैं समझते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने की प्रयास करते हैं। अभी जो मेरा रूटीन है उसमें सुबह का 6 से लेकर के 9, साढ़े 9 बजे तक का समय मैं हेल्थ के हिसाब से देता हूँ, पर उसमें मेरा करीब आधा 1 घंटा मेरा घूमने में चला जाता है, मॉर्निंग वॉक में, और बाकी समय में फिर योगासन प्राणायाम ऐसा करके। मेडिटेशन जरूर मेरा नहीं होता है, डॉक्टर साहब से भी जैसी बातचीत हो रही थी कि एक मेडिटेशन भी स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत बड़ा पार्ट है, ऐसा मैं पहले सोचता नहीं था। मेडिटेशन के बारे में इतना नहीं सोचता था, अब इस दिशा में भी जाएंगे। मेडिटेशन में करता था, ऐसा नहीं कि नहीं करता था, पर सप्ताह में 1 दिन, कभी 15 दिन में 1 दिन ऐसा होता था, उतने अच्छे से नहीं होता था। तो अब वो मेडिटेशन को जरूर मैं अपनी लाइफ में लाऊंगा। आज शायद मैं यही संकल्प लेता हूँ कि मेडिटेशन वाला जो मामला मेरे से अभी तक हटा हुआ है उसको मैं घर से जोड़ने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। थैंक यू जायसवाल जी। सबसे बड़ी बात कि जैसे हम सोचते हैं कि जिम, कोई अगर आप किसी को कहें जाके, किसी ट्रेनर को कि सर मेरे को जिम करना है, जल्दी से सिखा दो जिम कैसे होता है, नहीं बोलते ना कभी ऐसा। तो ट्रेनर क्या कहता है कि सर आप जिम आना होगा, मेंबरशिप लेनी होगी, और जिम ट्रेनर रखना होगा, और आपको सीखना होगा। तो मेडिटेशन को हम ऐसा क्यों नहीं समझते हैं? हम क्या बोलते हैं, सर मेडिटेशन कैसे करते हैं, जल्दी सिखाओ, 2 मिनट में सिखा दो। जबकि बॉडी से ज्यादा खतरनाक माइंड है, और मेडिटेशन माइंड को ट्रेनिंग का टेक्निक है, तो उसके लिए भी तो प्रोसेस लगेगा ना। जिस तरीके से स्कूल कॉलेज में कोर्स कराया जाता है, इसी प्रकार से मेडिटेशन भी हमें सीखना पड़ेगा। माइंड को चलाने की कला, माइंड से काम लेने की कला इज मेडिटेशन, नहीं तो ये माइंड आपसे काम लेते रहेंगे। डॉक्टर विकास। मेरा नाम डॉक्टर विकास साहू है और मेरा 35 बेडेड हॉस्पिटल है रायपुरा चौक में, और सर से मैं करीब 2-3 साल हो गया जुड़े मेरे को। उससे पहले मुझे भी इसके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं था। मैं
यूट्यूब में सर्च किया करता था। पॉजिटिव कंटेंट्स के लिए कई हज़ार बुक्स खरीद कर मैं पढ़ चुका था, बट वो सेटिस्फेक्शन नहीं होता था मुझे कि इतनी सारी बुक्स पढ़ने के बाद भी मैं मेंटली साउंड क्यों नहीं हूँ। छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ाना, और मैं आईसीयू एक्सपर्ट हूँ, तो जब भी मैं आईसीयू राउंड पे जाता था तो मेरे स्टाफ्स के ब्लड प्रेशर बढ़ जाया करते थे, क्योंकि मैं इतना खूंखार हुआ करता था। तो थोड़ी सी भी गलती में मतलब स्टाफ को फायर कर देना, इतने ज़ोर से डांट देना कि वो रो जाए। तो ये सब करने के बाद मैं भी अच्छा फील नहीं करता था। तो मुझे लगता था कि ये क्यों हो रहा है, रोज़ का रोज़ ये हो रहा है और मैं डिस्टर्ब फील कर रहा हूँ, तो कहीं ना कुछ तो लैक कर रहा हूँ मैं। फिर सर से आके मिला, तब ये न्यूरोबिक साइंस वगैरह, थोड़ा मेडिटेशन के बारे में काफ़ी चीज़ें, एनएलपी का कोर्स किया मैंने, तब समझ में आया। फिर मैंने अपने चक्रास को उस टाइम पे एनालिसिस कराया, 1 साल बाद फिर से एनालिसिस कराया, तो स्टार्टिंग में मेरा अलाइनमेंट कुछ 80% था, बहुत से चक्र इधर उधर थे, और जब 1 साल के बाद कराया तो अराउंड 95% अलाइनमेंट हो चुका था। मेरे स्टाफ खुद भी बोलते थे कि सर बहुत चेंज हो गए हैं आप। मेरी वाइफ ने कॉम्प्लीमेंट किया कि अब कंट्रोल हो गया, आप पहले बहुत गुस्सा करते थे। मैं मतलब हॉस्पिटल का जो भी टेंशन मैं घर आके मम्मी पे या फिर वाइफ पे करता था, तो वो मुझे खुद पे वो चेंजेस आए कि भाई इससे काफ़ी कुछ, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी के नाम से मैं 5-6 साल से जिम कर रहा हूँ, बट वो होता क्या था कि जिम पे तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, लेकिन आने के बाद फिर जैसे ही काम चालू करो फिर से मेंटली डिस्टर्ब। तो ये चीज़ें मेरे को बाद में समझ आई कि मेंटली साउंड होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फिजिकली साउंड होने से। जैसे सर ने बोला कि वॉक करते हैं, वॉक तो हज़ारों लोग करते हैं, आप जाइए सुबह, रोड खाली नहीं मिलेगा आपको, इतना फिजिकल एक्टिविटी करते हैं लोग। लेकिन मेंटल एक्टिविटी के बाद देखा जाए तो थोड़ा सा कुछ, मैं माइंड मत कीजिएगा, बस +60 वाले जो है जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, कुछ समझाने जाओ तो फायर हो जाते हैं। और मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि यंगस्टर्स हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर इस एज में आपको मेडिटेशन की वैल्यू समझ में आ जाए तो आप किस करियर के मुकाम तक पहुँचेंगे आप भी नहीं इमेजिन कर सकते। हमको कोई बताने वाला नहीं था, क्योंकि हमारे पेरेंट्स को भी ये नहीं पता था कि मेडिटेशन करना चाहिए। 60 के प्लस के बाद सबको समझ में आता है कि हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि काम नहीं रहता उसके बाद। तो आपको इस बिजी शेड्यूल में आपको अपने हेल्थ के लिए सोचना, दैट इज़ वेरी चैलेंजिंग। बट एक बार आपने चालू किया, मेडिटेशन हो गया, फिजिकल एक्सरसाइज, तो आपको फील होगा कि इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। मतलब सुबह सुबह जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ तो बहुत अच्छा फील होता है, लेकिन उसके बाद जब मैं आधे घंटे के लिए मेडिटेशन में बैठता हूँ तो वैसा जो एक्सपीरियंस है मेरे को लगता है कि उससे अच्छा कुछ भी नहीं होता। इतना मेंटली साउंड, इतना फ्रेश, और वो जो फ्रेशनेस है आपको दिन भर एक्टिव रखता है। चाहे, क्योंकि मेरा तो हॉस्पिटल है तो मेरे से हमेशा लोग नेगेटिव इमोशंस के साथ ही मिलेंगे, अपने परेशानियों को लेके ही मिलेंगे, तो नेगेटिविटी मेरे पास आना ही है दिन भर। तो वो चीज़ें से मैं अपने आप को काफ़ी बचा पाता हूँ। और जितने भी पेशेंट्स अभी मैं, जो मेरे यहाँ पे 2-4 इस टाइप के पेशेंट एडमिट हैं, जस्ट दे आर इमोशनली डिजीज्ड है, क्योंकि उनका कोई रिपोर्ट्स कुछ भी नहीं बताता है, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, लेकिन उनको प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, जो कोई टेस्ट वगैरह, CT स्कैन, MRI सब करा के बैठ चुके हैं। तो बेसिकली दे आर वेरी स्ट्रेस्ड, और वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं उन सब चीज़ों को, कि नहीं सर ये तो सबके साथ है, अब इतना तो स्ट्रेस आएगा ही सर, ये सब चीज़ें बोलना चालू करते हैं। और आप थोड़ा कंट्रोल करके देखो, आपका BP शुगर अपने आप कंट्रोल होगा। तो ये चीज़ें बोलना कि स्ट्रेस तो नॉर्मल है, ये सबसे गलत चीज़ें हैं। आप स्ट्रेस से बचा के रखिए, आप अपने आप फिट हो जाएंगे, कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है, कुछ की ज़रूरत नहीं, कोई डाइट की, बस मेंटली साउंड हो जाइए। आपका बॉडी इतनी अच्छी मशीन है, इतना परफेक्ट मशीन है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, बस थोड़ा सा मेंटली यू हैव टू बी साउंड। थैंक यू। डॉक्टर विकास ने एक बात कही, और यहीं पर एक छोटा सा इंसाइट दूंगा कि अगर आप जिम कर रहे हैं, करिए, बहुत अच्छी चीज है। इंटेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं, करिए, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन उसके बाद अगर आपने मेडिटेशन कर लिया तो जिम का इफेक्ट डबल हो जाएगा, क्योंकि जिम आपकी बॉडी के अंदर में एनर्जी के फ्लो को बढ़ा देता है, लेकिन मेडिटेशन आपके एनर्जी के फ्लो को बैलेंस कर देता है और अलाइन कर देता है आपको। कई बार लोग जिम करते हैं और जिम करने के बाद हाइपर होकर घर पहुंचते हैं, उनका डोपामिन लेवल, एड्रेनलिन लेवल अच्छा होता है, अच्छा तो लगता है उन्हें, लेकिन वो हाइपर हो जाते हैं और गलत डिसीजंस ले लेते हैं। हाइपर होने की वजह से कई बार वो गुस्सा भी ज्यादा कर डालते हैं, और कई बार हाइपर एक्टिविटी में रफ ड्राइविंग करना, ये करना, ये सारी चीजें बढ़ जाती हैं। तो हमारी जो लाइफ फोर्स एनर्जी है ना, वो कम होनी चाहिए ना वो ज्यादा होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए।
दूसरी बड़ी बात, अगर आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी लो है और आप जिम करने जा रहे हो तो कहीं ना कहीं कुछ फ्रैक्चर या मसल स्पाज्म हो जाएगा। जिनकी एनर्जी लाइफ फोर्स एनर्जी ज्यादा है उनको एक बार जिम किया जा सकता है क्योंकि उन्हें एनर्जी कैलोरीज बर्न करनी है, लेकिन जिनकी लाइफ फोर्स एनर्जी एकदम कम पड़ी हुई है, अगर वो जिम करने जाएंगे तो उन्हें पहले अपनी लाइफ फोर्स एनर्जी बैलेंस करनी है, फिर जिम करनी है। थैंक यू डॉक्टर विकास, आप कुछ बोलना चाहेंगे? एक्चुअली जो सर आपने बताया मेंटल हेल्थ के लिए, तो बुक रीडिंग मेरी हैबिट्स है, काफ़ी पढ़ते रहता हूँ और काफ़ी सारे तनाव से निकला हूँ, तो तनाव ऐसे नहीं आता, लेकिन फिजिकल का जो है वो कंसिस्टेंसी नहीं रहती, जिम जाने की या योगा करने की, वो मेरी एक रेगुलरिटी नहीं है, छूट जाती है। फिर एक मन में आता है कितना करेंगे तो कितना होगा, ऐसे कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, तो इसलिए बहुत अच्छा फिजिकल रेगुलर नहीं हो पाता। कभी एक आध हफ्ता चले गए गार्डन में, फिर 10 दिन गैप हो गया, तो मेरी कोशिश रहेगी कि उसको मैं ज़्यादा बेटर वे में अच्छे से कंसिस्टेंसी बनाऊँ अपनी। एक योगा ट्रेनर रख लीजिए और कुछ नहीं करना है, जिम नहीं जाना है ना, योगा ट्रेनर रख लीजिए, वो आपको आके रिमाइंड तो डालेगा, उठना है, करना है, और आपको लगे कि पैसा वेस्ट हो रहा है मेरा, तो फिर आप करोगे। कंसिस्टेंसी नहीं रह पा रही, करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, हारना नहीं, करना है। सभी को नमस्कार। मैं ये मेडिटेशन और योग एक्सरसाइज, इससे मैं बहुत बुरी तरह से भुगतने के बाद इसमें आया हूँ और इसके लिए मैं शर्मा जी को धन्यवाद देता हूँ। 2018 में मेरी स्थिति ये थी कि शुगर मेरा एबनॉर्मल होने से मेरा 10 किलो वज़न कम हुआ और डॉक्टर ने कहा कि आपका हार्ट, लिवर, किडनी, आँख तीनों बॉर्डर में है। तो उसके बाद मुझे लगा या तो मेरा अंतिम समय आ गया या ज़िंदगी अस्पताल में गुजरेगी। लेकिन आज की डेट में मेरे को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी भी मैं बाहर का खाना खाता हूँ तो मुझे शुगर की छोटी सी गोली खानी पड़ती है, नहीं तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। और इसका सबसे बड़ा श्रेय रहता है मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा, मेरी सुबह की से जो दिनचर्या चालू होती है, मैं सुबह 4:30 बजे सो के उठता हूँ। 4:30 बजे सो के उठने के बाद मैं 3 घंटे प्राणायाम और मेडिटेशन करता हूँ। उसके बाद मैं 3 गिलास गर्म पानी पी के 1 घंटे घूमने जाता हूँ और उसमें कुछ मित्र मंडली बनी है, उनके साथ घूम के आते हैं। उसके बाद फिर मैं आने के बाद 3 घंटे शर्मा जी की सलाह में सब्जियों का जूस पीता हूँ। तो मेरा फिजिकल और मेंटल हेल्थ सिर्फ इससे करने से मेरा उस टाइम में 9:30 बजता है। 9:30 बजे तक इतना सब मैं किया। आज 5 साल के अंदर मेरी अभी मैंने थारो मेडिकल चेकअप कराया था, 101% नॉर्मल है। बहुत अच्छी। तो मेडिटेशन और सर से मैं पूछा था कि इन्होंने एक नाड़ी के बारे में, इनके साथ मैंने इतनी सारी चीज़ें सीखी जो अपने 65 साल की जीवन में कभी इन सब चीज़ों को सोचा भी नहीं था कि ये होती हैं। मैंने ABCD से यहाँ डॉक्टर साहब के यहाँ आके सीखना चालू किया। तो उन्होंने कहा था कि सर जब आप नाड़ी का बोलते हैं तो एक इंगला है, पिंगला, सुमना है, 3 नाड़ी होती है। तो मैं उसमें ट्राई किया। जब मैंने ओम का उच्चारण 10 मिनट से ज़्यादा किया तो मेरी दोनों नाड़ियाँ चालू हो गई थी। तो डॉक्टर साहब से पूछा मैंने, डॉक्टर साहब आप कोई खतरा तो नहीं है? आप बोले कि मरने के पहले दोनों सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होती है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आपकी बॉडी रिकवर होती है, दोनों नाड़ी चलती है। तो मेरे डॉक्टर साहब की सलाह से यदि अपन जीवन जिए तो नो डाउट अपने जीवन स्वस्थ और सुखमय रहेगा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया बात कही आपने। ईड़ा और पिंगला के बारे में आपने एक बात कही थी, तो देखिए ईड़ा और पिंगला, ईड़ा आपके माइंड के साथ जुड़ी है, पिंगला बॉडी के साथ जुड़ी है, दोनों 50-50 चलनी चाहिए। कुछ लोगों की ईड़ा ज्यादा चलती है, यानी मन बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो आप एकदम फेमिनाइन टाइप का हो जाओगे, मस्कुलाइन पावर खत्म हो जाएगी, फेमिनाइन एनर्जी ज्यादा होंगी, इमोशनल ज्यादा हो जाओगे। पिंगला, कुछ लोगों का पिंगला ज्यादा चलता है, वो एकदम सारा दिन मस्कुलाइन हो जाते हैं। कुछ फीमेल्स की भी पिंगला ज्यादा चलती है, तो उनमें मेल वाले फीचर आ जाते हैं। समझ रहे हैं? तो ना पिंगला ज्यादा चलानी है ना ईड़ा ज्यादा चलानी है, कितनी 50-50। और मशीन से जब हम टेस्ट करके देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ईड़ा ज्यादा चल रही है कि पिंगला। अब ईड़ा और पिंगला तो समझ में आ गया। भाई सुषुम्ना किस लिए है? सुषुम्ना आपकी स्पिरिट के लिए है, सोल के लिए, सोल से जुड़ी हुई नाड़ी है। सुषुम्ना का अपने आप से चलना खतरनाक होता है, यानी वो आपको खतरे की घंटी है, वो आपको बता रहा है कि आपके आसपास कुछ गलत हो रहा है। जैसे मान लीजिए आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले और
आपकी सुषुम्ना चलनी शुरू हो जाए। पहले ईड़ा चल रही थी या पिंगला चल रही थी, तो मतलब जिस व्यक्ति से आप मिले हैं, जिस समस्या में है, वहां कुछ खतरा है। आपकी जो सोल है नाड़ियों के द्वारा आपको बताती है। जैसे एक डॉग होता है, वो सूंघ लेता है और सूंघ के ऐसे करना शुरू कर दे, तब आपको समझ में आएगा ना कि ये बेचारा बोल नहीं रहा है लेकिन कुछ कर रहा है, तो आपको खतरा महसूस हो रहा है। ऐसे ही सुषुम्ना है, आत्मा हमारी बोल नहीं पाती लेकिन नाड़ियों के द्वारा हमें सिग्नल देती है कि आपके साथ गलत होने वाला है। अब ये जो सोल की नाड़ी है सुषुम्ना, जब भी एक्टिव होगी, नॉर्मली सुषुम्ना नाड़ी हर 2 घंटे में एक बार एक्टिव होती है, 3 से 4 मिनट के लिए। तो दिन भर में अपने आप ईड़ा पिंगला सुषुम्ना ऐसे चलते रहती है, तो घबराना नहीं है। अगर सुषुम्ना 3 से 4 मिनट से भी ज्यादा चलती रहे, मान लीजिए 15 मिनट तक चल रही है और अपने आप चल रही है, तो आप समझिए कुछ आसपास खतरा तो नहीं है, थोड़ा शांत हो जाएगी। लेकिन सुषुम्ना को अगर हम एक्टिवेट करते हैं मेडिटेशन के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, तो वो अच्छी चीज है। जितनी देर सुषुम्ना चलेगी, ईड़ा और पिंगला में प्रवाह बराबर होगा, तभी सुषुम्ना चलती है, उतनी देर आपकी बॉडी हील होना शुरू हो जाएगी। इसीलिए नाड़ी शोधन प्राणायाम मेडिटेशन के द्वारा ईड़ा और पिंगला में प्रवाह को बराबर कर दिया जाता है और आपकी सुषुम्ना एक्टिवेट हो गई है। जितनी देर सुषुम्ना एक्टिवेट रही, आपकी नाड़ियों के अंदर फ्लो अच्छा हो रहा है, आपकी बॉडी हील हो रही है और आप ब्रह्मांड के साथ डायरेक्ट अटैच हैं। तो उस दौरान आप ब्रह्मांड के साथ बात कीजिए, अपने डिवाइन के साथ बात कीजिए, अपनी विश भेजिए और अपनी चीजों को मैनिफेस्ट कीजिए। तो पिंगला का, सुषुम्ना का अपने आप से चलना आपको खतरे की निशानी बताता है, आपको आगाह करता है। और सुषुम्ना को अगर हम किसी तरीके से चलाएं तो वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा होता है। इसीलिए वैदिक विज्ञान में बहुत सारी क्रियाएं बनाई गई हैं जिसमें सुषुम्ना का जागरण कराया जाए। जैसे कि मैंने बताया कि मैं फैमिली में प्रॉब्लम चल रही थी, तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता था, तो फिर उसके कारण ही मुझे डायबिटीज़ भी हो गया। और पहले से तो डायबिटीज़ होने के बाद क्या होता है, आपका लाइफ में ऑलरेडी थोड़ा सा खाने पीने में कंट्रोल हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी जो कंसिस्टेंसी है वो नहीं रह पा रही, ना डाइट में ना एक्सरसाइज में। तो डॉक्टर साहब ने जैसे मोटिवेट किया है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं कंसिस्टेंट रहूं अपने डाइट में और एक्सरसाइज में। ये मैं यहाँ से ये चीज़ लेकर जाऊँगा। मेरा स्वास्थ्य मेरी जिम्मेदारी। ये क्या, इसके पहले 3-4 साल पहले मैंने माना में प्रोग्राम देखा था और बहुत दिनों से आना या इस प्रोग्राम अटेंड करने में समय नहीं दे पा रहा था, क्योंकि मैं सुबह से लेकर शाम रात तक के यानी व्यस्त ही रहता हूँ। और कल अचानक यहाँ पे आने से इसकी जानकारी मिला और अपना पॉजिटिव हेल्थ जोन में अपना चेकअप कराया, उससे मेरे को इस बारे में जानकारी हुआ, तो आज ये मीटिंग अटेंड किया हूँ। और बचपन से ही मैं हमेशा यानी काम में व्यस्त रहता था, यानी सुबह से लेकर रात में 10 बजे तक। तो ये जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा लगा, तो इसलिए मैं अटेंड किया। पहले मेरा वेट और बहुत ही ज़्यादा था, यानी 85 किलो वज़न था। तो अभी कुछ दिनों में मैं इसमें वेट काफ़ी कम किया हूँ, 72 किलो का वेट हो गया है और हेल्थ भी कुछ कम हुआ। माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई हेल्थ माई प्रायोरिटी। माई सेल्फ जेश किशोरवानी, मैं नेशनल चेस प्लेयर हूँ और चेस ऐसा गेम है कि लाइक पेशेंस उसमें बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। तो मैं अपने घर पे मेडिटेशन प्रैक्टिस करती हूँ, बट जब यहाँ आए मेरे पापा के चेकअप के लिए, लाइक माई फादर इज़ अल्कोहल एडिक्टेड, तो उनके चेकअप के लिए जब हम यहाँ पे आए तो मेरे पापा ने ही बोला कि लाइक जो सर है वो बहुत ज़्यादा एकदम अच्छे हैं, मतलब उनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो दैट्स वाई मैं भी यहाँ पे मेडिटेशन फिर से प्रैक्टिस कर रही हूँ और मेरा कंसंट्रेशन लेवल ताकि और अच्छा हो और मैं नेक्स्ट मैचेस जीत पाऊँ। माई हेल्थ इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई हेल्थ इज माई प्रायोरिटी। अगर माइंड को कंट्रोल करना, केवल 2 चीजें सीखनी है आपको, एक NLP और एक मेडिटेशन। माइंड आपका सेवक बन जाएगा, जैसा आप चाहोगे माइंड से वैसा काम ले पाओगे। जब तक आप नहीं सीखोगे, माइंड आपके ऊपर राज करेगा। उसने आपकी साइंस सीख ली है, आपने उसकी साइंस नहीं सीखी है। आप सभी को नमस्कार, मैं के सिंह। मैं पिछले करीब 2 सालों से पॉजिटिव से जुड़ा हूँ। यहाँ पर 7 दिनों का एक सेमिनार लगा था जिसमें शर्मा जी के माध्यम से मैं यहाँ पर अटेंड किया था 7 दिन कंटिन्यू। उसके बाद से प्राय हर संडे मीटिंग अटेंड करता हूँ मैं यहाँ पर। और यहाँ पर आने के बाद में हेल्थ से संबंधित मुझे बहुत कुछ सीखने को, जानने का अवसर मिला। मैं और लोगों को बताता भी रहता हूँ। जहाँ तक मेडिटेशन की बात है, उसके पहले मैं सिर्फ सुना था ध्यान होता है कुछ, मैं कुछ भी नहीं जानता था उसके बारे में। लेकिन आने के बाद मुझे सीखने के लिए चक्र के बारे में जानकारी मिली और मैं लगातार प्रैक्टिस करता रहा
लेकिन पिछले करीब लगभग 1.5 महीने से मैं चक्र की मेडिटेशन की प्रैक्टिस मेरी रुक गई है। लेकिन जहाँ तक फिजिकल की बातें हैं तो मैं सुबह कम से कम 1 से 1.5 घंटा अपने घर के गार्डन पे समय देता हूँ। और मुझे बैक का पेन का प्रॉब्लम है, इसलिए मशीन पे मैं उसके लिए कम से कम आधा घंटे के लिए एक्सरसाइज करता हूँ। खान पान की जहाँ तक बात है तो पिछले लगभग 5 सालों से मैंने खान पान पे बहुत जोर दिया है। मैं पूरे परिवार के लिए, नमक के मामले की बात करें, ऑयल के लिए बात करें तो कोल्ड प्रेस ऑयल यूज करना, सेंधा नमक यूज करना, इस टाइप की बातें। और यहाँ पर आने के बाद, सीखने के बाद, पिछले 1.5 सालों से मुझे पहले नॉनवेज की हैबिट थी, पूरा परिवार हम लोग को नॉनवेज, लेकिन पिछले 1.5 साल से नॉनवेज भी मेरे घर पे बंद हो चुका है। और मेरे घर पे कभी भी, मेरे 2 बच्चे हैं जो कि 24-25 सालों के हैं, लेकिन पिज़्ज़ा, बर्गर, जोमेटो कभी भी किसी भी प्रकार के स्टाइपेंड मेरे घर पे नहीं आता। स्पेशली किसी त्यौहार पे अगर कोई स्वीट आ गया मार्केट का, अदरवाइज सारी चीज़ हम घर पे बना के खाते हैं। सप्ताह में कम से कम 3 दिन हम लोग मिलेट्स का उपयोग करते हैं। आज ही जैसे मेरे इडली, डोसा, इस टाइप की कोई भी चीज़ें बनानी होती है, हम मिलेट्स की बनाते हैं चावल दाल की जगह में। तो ज़्यादा से ज़्यादा खान पान पर विशेष जोर देने की कोशिश करते हैं। मैं डॉक्टर गुप्ता सर को विशेष धन्यवाद दूंगा कि हाँ, आने के बाद मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। आज जब आप यहाँ आए हैं तो कुछ लेकर जाएं। क्या लेकर जाएं? पहली चीज, आप फिजिकली फिट हैं कि नहीं। एक टेस्ट तो कुत्ता टेस्ट है, डॉग टेस्ट, वो बाद में करें, अभी ना करें। लेकिन मैं बोल रहा हूं, आज आप यहाँ पर बीसीए टेस्ट करवा के जाइए। तो बीसीए, बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस, तो आज आप यहां से अपना फ्री ऑफ कॉस्ट बीसीए, बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस टेस्ट करा के जाइए। क्या आप फिजिकली फिट हैं कि नहीं। फिजिकल फिट मतलब आपका फैट कितना है, आपकी बॉडी शेप में है कि नहीं, मसल मास कितना है, वाटर कंटेंट कितना है, कहां पर आपको प्रोटीन की जरूरत है, बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स, बेसल मेटाबॉलिक रेट सही है कि नहीं है। डॉक्टर स्मृति, जितने भी लोग आज यहाँ आए हैं सबको आप फ्री ऑफ कॉस्ट बीसीए टेस्ट करके देंगे। उसकी रिपोर्ट लेके जाइए और देखिए जो जो पैरामीटर गड़बड़ आ रहे हैं, आप शपथ लेके जाएं यहां से कि मुझे अगले 1 महीने में उसे ठीक करना है। अगर फैट कंटेंट ज्यादा है तो फैट कंटेंट कम करिए, मसल्स कम है तो मसल बढ़ाइए, ज्यादा है तो कम करिए। करने का तरीका हम भी सिखा सकते हैं या फिर कहीं से भी सीखिए, उसकी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन करने का संकल्प लेके जाएं। दूसरी चीज, अपना स्ट्रेस लेवल टेस्ट करके जाएं, जिसमें आपको ये पता चलेगा, स्ट्रेस मीटर से आप स्ट्रेस करके दिखाएं कि अगर 1 से 25 तक आपकी रीडिंग आती है, आप मेंटली बहुत हैप्पी स्टेट में है। 25 से लेकर 50 के बीच में रीडिंग आती है, आप नॉर्मल स्टेट में है। 50 से 75 के बीच में रीडिंग आती है, आप मेंटली स्ट्रेस में है। और 75 से भी ऊपर रीडिंग आती है तो आप या तो हाईली स्ट्रेस हैं, या डिप्रेशन में हैं, या बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा गड़बड़ चल रहा है। ये टेस्ट मैं आपको आज फ्री ऑफ कॉस्ट करवा के बोल रहा हूं, करवाइए और समझिए अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को कि मैं सही हूं या नहीं। उसके बाद अगर आप आगे और जुड़ना चाहें, अपने दोस्तों को जोड़ना चाहें, तो अभी हम अगले 1 महीनों के लिए कुछ टेस्ट यहाँ पर फ्री कर रहे हैं, ताकि लोग आए और जागें, जो सोए हुए हैं कि हाँ हेल्थ मेरी खराब चल रही है और मैं वेट कर रहे हैं कि कब इतना बिगड़े कि मुझे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़े। लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति तब तक गंभीर नहीं होते जब तक उनका स्वास्थ्य गंभीर नहीं हो जाता, और जब गंभीर हो जाता है फिर वो इतने गंभीर हो जाते हैं कि उनका नाम ही बदलना पड़ता है, और फिर इतने गंभीर होने से फिर और स्वास्थ्य और गंभीर होते जाता है। तो पहले आप खुद से जॉली नेचर के रहिए और स्वास्थ्य के प्रति गंभीर रहिए। जीवन के प्रति गंभीर मत रहिए, जीवन के प्रति एकदम लाइटली रहिए, और स्वास्थ्य के प्रति गंभीर रहिए, क्योंकि स्वास्थ्य है तभी तो आप जीवन का आनंद ले पाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि जीवन जीने के चक्कर में हम काम कर रहे हैं जीवन जीने के लिए, लेकिन काम करने के चक्कर में हम जीवन को जीना ना भूल जाएं। और जीवन को जीने के लिए भी आपको एक चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, वो है आपकी हेल्थ, स्वास्थ्य। और स्वास्थ्य का मतलब फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, तीनों चीजें। राइट? तो डॉक्टर स्मृति आप शुरू कर दीजिए। जो जो जाना चाहेंगे, कि जिन्होंने अपना यहाँ पे स्टेटमेंट दे दिया है वो लोग जाकर एक एक करके करवाएं। बाकी लोग प्लीज, मैं कहूंगा एक एक करके आए और अपना अपना ओथ भी लें, माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैंने कभी भी अपने हेल्थ में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पढ़ाई लिखाई, फैमिली, ये सब भी प्रायोरिटी में आती है, बट अभी यहाँ से पता चल रहा है कि हेल्थ को भी प्रायोरिटी देना चाहिए। अगर मैं एक्सरसाइज में यहाँ से स्टार्ट करती हूँ तो मैं ज़्यादा टाइम तक कंसिस्टेंट नहीं रह पाती हूँ, तो मैं ट्राई करूँगी कि हर चीज़ में कंसिस्टेंट रह पाऊँ। माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई हेल्थ माई प्रायोरिटी। थैंक यू सो मच। मेरा नाम राधा जांगड़े है और मैं अपने हेल्थ में थोड़ा थोड़ा फोकस करती हूँ, बाकी तो मैं अपने पढ़ाई और फैमिली में ही करती हूँ। और अब से मैं ध्यान दूंगी अपने हेल्थ में भी
और पढ़ाई में भी। मैं अपने आप को हेल्दी रखने के लिए मैं एक्सरसाइज करूँगी, मेडिटेशन करूँगी। मैं आज से हमेशा मेडिटेशन करूँगी। मैं बहुत दिनों से नहीं, मेरे पैर में थोड़ा दिक्कत था, फिर आई यहाँ सर के पास, फिर यहाँ आके मेरा चेकअप वेकअप हुआ, सब बताया कि आपको ये प्रॉब्लम हो तो योग ध्यान सब करने को दिए, और यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लग रही है अब। और मेरा अभी यहाँ चेकअप अभी चालू है, अब शुरू है। मेरा स्वास्थ्य मेरी जिम्मेदारी। मेरा नाम उमाशंकर जांगड़े है। डॉक्टर साहब के संगत में आके हमने कई चीज़ सीखा है, जाना है और जीवन में अपनाया है, और इससे हमारे जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आए भी हैं, उसको हम प्रत्यक्ष महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले इन सब बातों के लिए मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज जैसे स्वास्थ्य के बारे में बात हो रही है, साहब ने पहले भी स्वास्थ्य के बारे में बात कही है, पर आज ही की बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में। हम जब इन्होंने बताया कि स्वास्थ्य में केवल फिजिकल नहीं होता, उसके साथ मेंटल भी होता है, इमोशन भी होता है। हम केवल फिजिकल पर ध्यान देते हैं, खाली रन कर लेते हैं, कुछ जिम जा लेते हैं, सोचते हैं सब हो गया, जबकि ज़्यादा इफेक्ट करता है हमारा इमोशन और मेंटल, इस पे ध्यान नहीं देते। आज साहब ने इसमें ज़्यादातर फोकस किया है कि हमारा जो इमोशन बैलेंस है उसमें ज़्यादा फोकस करें, उससे लाइफ बेहतर होगा। 90% बीमारियां या कमजोरियां लाइफ में मेंटल की वजह से आता है, तो हम मेंटल हेल्थ में ध्यान नहीं दे पाते हैं। मेंटल ध्यान के लिए उन्होंने बताया कि मेडिटेशन ज़रूरी है, उसमें भी खासकर नीरोबिक स्पा के बारे में बताएं। इनके साइट में नीरोबिक स्पा करके आता भी है हर दिन 2:30 बजे। उसको मैं समय रहता है ज़रूर अटेंड करने की कोशिश करता हूँ। वाकई में उसका फ़ायदा हमारे तीनों स्थितियों पर पड़ता है। और तीसरी बात इमोशन। मैं क्या अंतर्मुखी स्वभाव का आदमी हूँ, इसलिए कोई कुछ कह जाता है तो मेरे दिल में बहुत जल्दी असर कर जाता है और निकलता नहीं है। पर सर के संगत में आने के बाद लेट गो, जाने दो की स्थिति मेरे माइंड में अब अंकुरित होने लगा है। मैं अपने साथ साथ मेरी वाइफ भी इसी स्वभाव की है, अंतर्मुखी स्वभाव की। वो भी ज़्यादा दिल, कई बार हम दोनों झगड़ जाते हैं किसी बातों को लेके, लेकिन पिछले कुछ समय से हमारे आपसी जो संतुलन है, आपसी समन्वय वो बेहतर हुआ है। और अब मेरे ऑफिस में भी या बाहर कहीं भी सोशल इसमें जब जाता हूँ तो इसमें ज़्यादा माइंड नहीं होता है, जाने दो की स्थिति में है। अब मेरा ये खास कर बीच आखिरी के दोनों मेंटल और इमोशन स्थिति बेहतर हो रहा है। थोड़ा फिजिकल मेरा गड़बड़ है, लेकिन डॉक्टर साहब के आज के सेशन से यही कमिटमेंट करके जाता हूँ कि अब मैं इसको भी बैलेंस करूँगा। धन्यवाद। मेरा नाम पुष्पा जांगड़े है। मैं कुछ दिनों से ही सर के साथ जुड़ी हुई हूँ। मेरे फैमिली सभी, मेरे हस्बैंड, मैं, मेरे 2 बच्चे, हम लोग चारों के चारों अभी जुड़े हैं। पहले ये सब चक्र के बारे में हम नहीं जानते थे, ये हेल्थ के बारे में उतना ध्यान हम दिए भी नहीं थे। बस थोड़ा मोड़ा एक्सरसाइज कर लेते थे। मेडिटेशन तो मैं पहले करती नहीं थी, लेकिन अभी कुछ दिनों से सर ने बताया कि आप लोग चारों मिलकर करिए, सर घर में सकारात्मक ऊर्जा बना रहेगा। तो अभी हम लोग कुछ दिनों से चारों मिलके कुछ देर मेडिटेशन करते हैं, जिसका प्रभाव बहुत अच्छा आ रहा है। जैसे पहले मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती थी, कोई कुछ बोल देता था तो मेरे अंदर बहुत वो मन करके बैठ जाता था, अरे मेरे को ऐसा बोल दिए, वैसा बोल दिए। मैं उसको बहुत सोचती थी, लेकिन जब से मेडिटेशन करने लगी हूँ वो थोड़ा थोड़ा सुधार आ रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। अब मैं थोड़ा सकारात्मक सोचने लगी हूँ, और कोई कुछ बोल भी देता है उतना माइंड नहीं कर रही हूँ। लेकिन वो अभी पूरा गया नहीं है, मतलब मेरे फैमिली में भी कुछ ऐसी घटना घटी है जिससे मेरे को बहुत डिस्टर्ब हुई हूँ मैं। मतलब मेरे परिवार के ही लोग कुछ बोल दिए थे मुझे, तो उससे अब मैं थोड़ा उभरना चाहती हूँ, इसलिए मेडिटेशन कर रही हूँ। मैं सुबह भी करती हूँ और थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दे रही हूँ। अब से मैं चाहती हूँ कि अब खाने पीने में बहुत सुधार आया है मेरा। पहले तो हम लोग नॉनवेज खाते थे, लेकिन जब से मेडिटेशन करने लगे हैं हमने उसको छोड़ दिया। घर में भी सही चीज़ बनने लग गए हैं। मैं बाहरी चीज़ बच्चों को भी नहीं खिलाती, और जो घर में बन रहे हैं वही खा रहे हैं। बच्चे भी सुधार आ गया है इसमें।
बच्चे भी अब प्रॉपर मेडिटेशन करने लग गए हैं। पहले हम लोग नहीं करते थे चारों। अब मैं अपने हेल्थ पर ध्यान दूंगी, अपने बच्चों पर दूंगी, और जितने नकारात्मक चीज़ हैं उसको मैं छोड़ना चाहती हूँ और छोड़ूंगी। ये मेरा संकल्प है।